जो ऐसा बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला चैप्टर है, वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है मोस्ट लॉजिकल चैप्टर है। ऐसे योगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं किंतु द्रव में घुलने पर अपनी अवयवी भावों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। देखो, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, जितने भी आयन, कैटायन, एनायन जितने भी होते हैं, सभी का कुछ न कुछ परीक्षण होता है, जांचने का तरीका होता है। जब भी आपको कोई संकुल बनता है तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। भाई, धातु के साथ में जब लिगेंड बॉन्डिंग करने आएगा तो धातु को अपने कक्षक खाली करने पड़ेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। प्रबल लिगेंड की खासियत ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देता है, वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन करवाता है। निम्नलिखित संकुलों में होमोलैप्टिक संकुल कौन सा है? होमोलैप्टिक तभी होगा जब सारे के सारे लिगेंड समान हो। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज आपके सामने लेकर आ गए हैं आईओसी का माइंड मैप सीरीज का सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम वन शॉट में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ट्रिक्स, टिप्स, कंसेप्ट्स और साथ ही में जो लास्ट के 5-6 सालों के अंदर जो पीवाईक्यू आई है उसको भी हम एक साथ में करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लॉजिकल चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर में आपको लॉजिक्स दिखेंगे, आपको रीजनिंग दिखाई पड़ेगी। जो ऐसा बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला चैप्टर है, वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है मोस्ट लॉजिकल चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज के लक्ष्य जो है रहेंगे वो पूरा चैप्टर रहेगा उपसंयोजन यौगिक वन शॉट। उपसंयोजन यौगिक वन शॉट। तो सारा कुछ कंटेंट एकदम रेडी है, बस अपने को है इसको एक बार समझना है, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज करना है। फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए चैप्टर लाया गया आपके सामने। बेटा, माइंड मैप सीरीज जो चल रही है ये उन बच्चों के लिए होती है स्पेशली जिन्होंने ये चैप्टर वगैरह सब पहले से पढ़े हुए हैं। उनको एक फाइनल टच रिवीजन देना होता है, कुछ कंसेप्ट को वापस देखना होता है, कुछ कंसेप्ट को ब्रशअप करना होता है। उनके लिए चैप्टर जो है ये सीरीज जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको जो है पूरा पहले कंप्लीट चैप्टर जो डिटेल वर्जन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहला जो है वो हेडिंग रहेगी उपसंयोजन यौगिक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पहले जो है रिक्वायरमेंट जो चीजों की होती है, जो कुछ कंपाउंड्स के पढ़ने की आवश्यकता होती है, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इस कंपाउंड के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है योगात्मक यौगिक। सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे योगात्मक यौगिक की। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? जब आप कोई भी दो सरल लवण होते हैं, दो सॉल्ट होते हैं, जैसे NaCl और KCl है, आपने इनको निश्चित अनुपात में मिला दिया, तब जो इनके योग से बनने वाला जो यौगिक होता है उसको बोलेंगे योगात्मक यौगिक। ठीक है, दो या दो से अधिक सरल लवणों के एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनने वाले यौगिक योगात्मक यौगिक, या इनको हम एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। योगात्मक यौगिक क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। हमारे पास में जो एडिशन कंपाउंड होते हैं बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? जिसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं किंतु द्रव में घुलने पर अपनी अवयवी भावों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। देखो, योगात्मक यौगिक आपने कैसे बनाए? आपने दो सिंपल सॉल्ट को मिलाया, योगात्मक यौगिक बन गया। लेकिन अगर वो योगात्मक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में तो स्थायी है, लेकिन जैसे ही पानी में डाला वो अपने सभी आयनों के अंदर विभक्त हो गया। जो भी उसके अवयवी आयन थे जिनसे वो बना हुआ था, अवयवी आयन का मतलब जिनसे बना हुआ था, उनमें वो विभक्त हो गया, टूट गया, तो हम बोलेंगे कि वो द्विक लवण है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये फिटकरी जो होता है पोटास एलम का फॉर्मूला है। अगर ये पोटास एलम जो होता है, फिटकरी, आपने देखा फिटकरी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। फिटकरी जो है ऐसी कलरलेस जो है सॉलिड होती है, लेकिन जैसे इसको पानी में आप डालेंगे तो फिटकरी जो है अपने अवयवी आयनों के अंदर, यानी पोटेशियम में, सल्फेट में, एल्यूमिनियम में, सल्फेट में विभक्त हो जाएगी। इसका विलीन अवस्था में कोई इसका अस्तित्व नहीं होता है। विलीन अवस्था में ये अपने आयनों के अंदर टूट जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो दो सॉल्ट मिले हुए थे यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये ठोस अवस्था में तो एक साथ में थे, लेकिन विलीन अवस्था में जाते ही ये सारे के सारे अपने अपने आयनों में विभक्त हो गए, अलग हो गए। तो इनका जलीय विलयन के अंदर या द्रव अवस्था में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं इनको द्विक लवण बोलते हैं। द्विक लवण के कई सारे एग्जाम्पल हैं। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, इसको पोटासियम बोलते हैं। FeSO4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 मोर सॉल्ट है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। कार्नालाइट हो गया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये डबल सॉल्ट होते हैं। अब डबल सॉल्ट के विरुद्ध जो हम उपसंयोजन यौगिकों की बात करते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, वो क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें परमाणु या आयन किसी अणु से उपसंयोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में
अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया। एग्जाम्पल है K4FeCN6 और CONH3 6Cl3। देखो इसका क्या मीनिंग, क्या कहना चाह रहा है ये। पहली बात तो है उपसर्जन यौगिक हो या चाहे आपका द्विक लवण हो, चार जो आपके जो दोनों कैटेगरीज है, ये किस में आती है, योगात्मक यौगिक में आती है। योगात्मक यौगिक ऐसे यौगिक जो दो सरल लवणों के जुड़ने से बनते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा था द्विक लवण, वो भी योगात्मक यौगिक थे, ये भी योगात्मक यौगिक ही होते हैं। ये भी दो सरल जो है लवणों के जुड़ने से बनते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि जब आप इनको विलीन में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो ये पूरी तरह से विभक्त नहीं होंगे, ये अपनी पहचान नहीं खोएंगे, ये अपनी पहचान विलीन अवस्था में बना के रखेंगे। यही अंतर होता है द्विक लवण के अंदर और इनके अंदर। ठीक है, और बाकी ये जो बात लिखी गई है कि ये इसके अंदर ये उपसंयोजन बंद होता है, ये तो ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा कि जो परमाणु या आयन जो होता है वो किसी अणु से उपसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। वो तो जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है कि इनका नाम उपसंयोजन यौगिक है, इसका मतलब इनके अंदर जो है जरूर उपसंयोजक बंध होगा। उपसंयोजक बंध क्या होता है, ऐसा बंध जो दो परमाणु के मध्य या दो आयनों के या दो अणुओं के मध्य बनता है, लेकिन उसमें शेयरिंग किसी एक तरफा होती है, कोई एक स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है, दो तरफा शेयरिंग नहीं होती है, परस्पर सहभाजन नहीं होता है, जैसा कि सहसंयोजी बंध में होता है। यहाँ पे एक तरफा सहभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो K4FeCN6 है और ये कोबाल्ट NH3 6Cl3 है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। और पूरे चैप्टर में से खूब सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर यही है तो एग्जाम्पल इसी के आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ अंतर दे रखा द्विक लवण के अंदर और उपसंयोजन यौगिक के अंदर। तो पहली बात तो ये होता है कि ये जो आपके द्विक लवण होते हैं, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, ये केवल और केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ये विलयन में जब जाएंगे तो ये अपना गुण खो देंगे। ठीक है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, ये ठोस अवस्था में भी और विलीन अवस्था, दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया यहाँ पर, ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ये अपने अवयवी भागों के गुणों को दर्शाते हैं, ये सभी अपने सभी आयनों में आयनित हो जाते हैं, इसके विलयन में सभी आयनों का परीक्षण संभव है। जैसे अभी आपने लिया था K2SO4, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये एक सॉलिड कंपाउंड है, लेकिन जैसे इसको आप पानी में डालेंगे, जैसे इसको पानी में डालेंगे, ये पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम अलग, ये सारे आयन जो है अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, विलीन अवस्था में सारे आयन जो है अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर हम इसके विलयन का परीक्षण करेंगे तो आपको पोटेशियम का टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा, मतलब पोटेशियम के आयन का होने का प्रमाण मिलेंगे आपको। देखो हर एक आयन के लिए कोई ना कोई परीक्षण होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मान लो कोई किसी अभिक्रिया में CO2 गैस निकल रही है, तो CO2 गैस का कैसे कंफर्म करेंगे कि वो CO2 गैस है, तो हम CO2 गैस को, जो भी गैस निकली है उसको हम चूने के पानी से लाइम वाटर से पास करते हैं, तो चूने का पानी जो है मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि वो गैस है, वो CO2 है। ऐसे ही जो है H2 गैस निकलती है, उसका परीक्षण ये होता है कि आप उसके पास जलती हुई तीली लेकर आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। तो ये पॉप साउंड टेस्ट होता है किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। ऐसे जितने भी आयन होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, जितने भी आयन, कैटायन, एनायन जितने भी होते हैं, सभी का कुछ ना कुछ परीक्षण होता है, जांचने का तरीका होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के अंदर बेटा पोटेशियम का परीक्षण करेंगे तो पोटेशियम का परीक्षण धनात्मक आएगा, यानी पोटेशियम के होने के यहाँ पे रासायनिक प्रमाण मिलेंगे। इसी तरह से सल्फेट का, एल्यूमिनियम, सबका अपना अपना परीक्षण संभव होगा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये इनके विरुद्ध क्या होते हैं, ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं, ये अपने अवयवी भागों के गुणों को नहीं दर्शाते हैं, ये विलयन में सभी आयन नहीं देते हैं, इसके विलयन में सभी आयनों का परीक्षण संभव नहीं। देखो ये पूरी बातों का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो पीछे हमने ये लिया था, मान लो K4FeCN6, इसी को वापस लेता हूं मैं, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया K4FeCN6। अब देखो अगर आप इसको ये तो सॉलिड स्टेट में ऐसा रहेगा ठोस अवस्था में, अगर आप इसको विलीन में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो पानी में ये विभक्त हो जाएगा किसमें, पोटेशियम में और FeCN6 4 माइनस में। देखो पोटेशियम, ये वाला कैटायन और ये पूरा आयन अलग हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट जो बेटा ये टूटेगा नहीं, ये अटूट रहेगा, ये अविभक्त अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो ये इसका स्थायी तो यहां पर भी है, ये यहां भी स्थायी है, विलियन के अंदर भी स्थायी है, ये ठोस अवस्था के अंदर भी स्थायी था और विलियन के अंदर भी स्थायी है, विलियन के अंदर भी ये अपनी पहचान बनाए रखेगा। अब अगर आप क्या करेंगे, इसमें Fe और Cn साथ साथ में रहने वाले हैं, ये अलग अलग नहीं हुए, जबकि यहाँ पे आपके जो एल्यूमिनियम और सल्फेट था, पोटेशियम और सल्फेट था, सब अलग अलग हो गए थे, यहाँ पे ये दोनों साथ साथ में रहेंगे।
तो अगर आप यहाँ पर Fe का परीक्षण करेंगे, आयरन का परीक्षण करेंगे, तो आयरन का परीक्षण यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आयरन अकेला है ही नहीं, आयरन जुड़े हुए रूप में है। परीक्षण कब आते हैं? जब कोई आयन जो है मुक्त अवस्था में होता है, जब वो आयनिक अवस्था में होता है। यहाँ पे ये मुक्त अवस्था में नहीं है, ये संयोजित अवस्था में है, तो इसका परीक्षण नहीं आ पाएगा। हाँ, पोटेशियम का परीक्षण तो आ जाएगा, पोटेशियम तो अलग हो गया, लेकिन ये आयरन अलग नहीं हुआ, साइनाइड का परीक्षण भी नहीं आएगा और आयरन का परीक्षण भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके विलयन में सभी आयनों का परीक्षण संभव नहीं है, सभी का परीक्षण संभव नहीं हो सकता, कुछ का आयनों का यहाँ पे जो है टेस्ट आ जाए, बट सभी का टेस्ट आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, पहले उनको समझना पड़ेगा हमें। केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो अभी आपने संकुल देखा था, उसमें एक हर एक संकुल के अंदर, हर एक उपसंयोजक यौगिक के अंदर एक केंद्रीय परमाणु होगा। कौन सा होगा? उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। वे धातु परमाणु जो लिगेंडों से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। सामान्यतः डी व एफ ब्लॉक के होते हैं। देखो, इसमें आप अगर यहाँ पे देखेंगे, हम थोड़ा बैकवर्ड आते हैं और यहाँ पे देख के आके देखते हैं, तो बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी जाती है, ये वाला जो ये जटिल भाग है, ये जो संकुल वाला भाग है, इसमें यहाँ पे जो धातु होता है उसको हम केंद्रीय धातु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अगर ये उदासीन होता तो परमाणु कहेंगे, और अगर इसके ऊपर कोई ऑक्सीजन अवस्था होगी +1 +2 या जो भी होगी, तो इसको हम आयन कहेंगे। तो सामान्य तौर पे जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, ये डी या एफ ब्लॉक का होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास में रिक्त कक्षक होते हैं और उनकी परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अधिकतर संकुलों के अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, डी या एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो ये तो आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। इसके साथ में जो लगा हुआ होगा धातु परमाणु के अलावा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको हम लिगेंड बोलते हैं, उसको हम लिगेंड बोला करते हैं। ठीक है, और लिगेंड में और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, वो होता है उपसंयोजी बंध होता है, यानी कि तीर वाला बंध होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है केवल लिगेंड देता है और धातु जो होता है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दोनों की बराबर शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर यही पॉइंट लिखा गया कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो आपका कोई डी एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। स आयन, वो ब्रैकेट के बाहर चाहे इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, उसको हम स आयन बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाले जो आयन होते हैं बेटा, उसको हम स आयन बोलते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, तो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर वाला आयन है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, ये काउंटर कैटायन है। और अगर ब्रैकेट के पीछे लिखा हो तो ये काउंटर एनायन कहलाएगा। सधनायन सऋणायन। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास में। इसके बाद में क्या लिखा है इन्होंने? उपसंयोजक परिसर या संकुल क्षेत्र। ये देखो, ये वो आपका जो ब्रैकेट वाला पूरा भाग होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसी को बोलते हैं उपसंयोजन परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, वो क्या होता है? किसी संकुल यौगिक का वह भाग जिसे केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंड उपस्थित होते हैं, संकुल क्षेत्र। कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का जो मिला हुआ भाग होता है, उन दोनों का जो भाग होता है वो उसको हम बोलते हैं, ये इसे बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है भाग, यही वाला भाग क्या कहलाता है? आपका उपसंयोजक परिसर या संकुल क्षेत्र कहलाता है। तो संकुल आपके 3 प्रकार के होते हैं: धनावेशी संकुल, ऋणावेशी संकुल, उदासीन। अगर किसी संकुल के ऊपर, किसी ब्रैकेट के ऊपर +4 आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ और यहाँ प्लस आ रहा तो धनावेशित है, माइनस आ रहा तो ऋणावेशित है, कोई आवेश नहीं आ रहा तो उदासीन है। ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। उपसंयोजक संख्या। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, जब भी कोई आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जब भी आपका कोई संकुल बनता है, तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण करके कौन सा बंध बनाता है? उपसहसंयोजी बंध बनाता है। तो इसने क्या बोला? किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड द्वारा जितने उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है, यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। कह रहे हैं कि भाई ये जो संकुल होते हैं, इसमें जो आपको केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड द्वारा जितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, जितने उपसहसंयोजी, जितने तीर वाले बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या। या अगर सामान्य भाषा में बोले तो ये जो संकुल होते हैं, इसमें जो तीरों की संख्या होती है, तीर होता क्या है वैसे? तीर होता उपसहसंयोजी बंध, तो उनकी जो संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको समन्वय संख्या भी बोलते हैं। इसको जो है समन्वय संख्या भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे आप देखिए, प्लेटिनम जो है, एक तो साइनाइड से जुड़ा हुआ है, एक अमोनिया से, एक अमोनिया से, एक क्लोराइड से। तो ये 4 प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, यानी कि 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 तीर के निशान है, तो इसका उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 4 होगी। लिगेंडों की संख्या बराबर नहीं थी बेटा, कई लिगेंड ऐसे भी आएंगे जो एक ही लिगेंड के अंदर 2-2 तीर निकल जाएंगे, द्वितंतुक लिगेंड, वो बाद में अभी आने वाले हैं।
अपन लिगेंडों की संख्या से ये संख्या नहीं निकालते हैं, ये हम देखते हैं कि कोई लिगेंड जो है या किसी भी संकुल में कोई केंद्रित धातु परमाणु है, कितने उपसहसंयोजी बंधों द्वारा लिगेंड से जुड़ा हुआ, उस संख्या को बोलते हैं उपसहसंयोजी संख्या। आगे आओ, लिगेंड, लिगेंड किसे बोलते हैं बेटा? वे परमाणु या परमाणु के समूह या आयन जो धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास में ये धातु परमाणु है, धातु परमाणु के पास में लिगेंड आएगा, लिगेंड के पास में हमेशा लोन पेयर होती है, तो ये लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, तो ये लिगेंड कहलाएगा। तो लिगेंड बेटा कैसा हो सकता है? परमाणु हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। ठीक है, और ये हमेशा जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। 2 इलेक्ट्रॉन कह दो, या 2 इलेक्ट्रॉन को आप 1 इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हो। ये होता है लिगेंड। फिर आता है लिगेंड की दंतुकता, डेंटिसिटी। किसी भी लिगेंड द्वारा बनाए जाने वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या उसकी दंतुकता कहलाती है। मान लो कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो बोलेंगे इसकी एक है दंतुकता, यानी एक दंतुक लिगेंड है। अगर मान लो कोई लिगेंड ऐसा है, कोई मान लो एक्स वाई लिगेंड ऐसा है जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मेटल के साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उसको बोलेंगे द्विदंतुक लिगेंड है। कोई मान लो मेटल के साथ में कोई ABC नाम का कंपाउंड है, A, B और C, ये अगर यहां पर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो लिगेंड है ये त्रिदंतुक या ट्राइडेंटेट लिगेंड है ना बेटा? ये तो आपका एक दंतुक हो गया, एक दंतुक, ये द्विदंतुक और ये त्रिदंतुक। इस प्रकार से लिगेंड और इनकी दंतुकता होती है, डेंटिसिटी। ठीक है, आओ इसी को विस्तार से पढ़ते हैं। तो दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार हमारे पास में सबसे पहला होता है एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, अर्थात अर्थात वो केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसको हम बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। जितने भी ये होते हैं, ये अपने एग्जाम्पल OH माइनस, ये -4 को बेटा ये पता नहीं क्या बन गया है, -4 रही है ना, और हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट, थायोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आइसोसाइनाइड, अमोनिया, और ये मैथिल अमीन, पिरिडीन वगैरह, ये सारे के सारे आपके एक दंतुक लिगेंड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास में 2 दाता परमाणु होते हैं। मैंने कहा ना आपको कि जो लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या 2 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, उसको बोलेंगे द्विदंतुक लिगेंड। थोड़ा सा चमक रहा है, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास में एग्जांपल के तौर पे जो है ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलेट अगर आप देखेंगे बेटा, तो जब भी ऑक्सिलेट संकुल बनाएगा तो ऑक्सिलेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, द्विदंतुक है। EN जो होता है, इथाइलिन डाइअमीन को शॉर्ट में EN बोलते हैं। तो ये EN के पास, EN में जो है उसमें N के पास में 2 लोन पेयर होती है, 2 N होते हैं, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा ग्लाइसिनेट होता है, ग्लाइसिनेट के अंदर भी जो है द्विदंतुक लिगेंड होता है, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बनाता है। सैलिसिलेट जो होता है बेटा, ये भी ऑक्सीजन से और इस वाले ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे के सारे द्विदंतुक लिगेंड है। यूं तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कम से कम ये तो याद करनी ही करनी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए है। ऐसे तो कोई इनका अंत नहीं होता, हजारों तरह के हो सकते हैं ये, लेकिन यही है वो लिगेंड है जो अक्सर काम आते रहते हैं। ऑक्सिलेट हो गया, इथाइलिन डाइअमीन हो गया, ग्लाइसिनेट हो गया है, और सैलिसिलेट हो गया है। ठीक है, ये वाले। अब इसके बाद में है त्रिदंतुक लिगेंड, वही होगा जो लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसको बोलते हैं त्रिदंतुक। जैसे ये एक यहां से बनाएगा, एक इस एन से, और एक इस एन से, तो 1 2 3, जिसका एग्जांपल है डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाइईन बोलते हैं इसको, ये वाला कंपाउंड जो है इसको डाई एथिलीन ट्राइएमीन बोलते हैं, और ये अपना त्रिदंतुक लिगेंड होता है। ऐसे कैसे चतुर्दंतुक लिगेंड भी होगा जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऐसे कैसे 5 वाला भी होता है, ऐसे वाला 6 वाला भी होता है, षटतंतु लिगेंड, जिसका बेस्ट एग्जांपल है EDTA। ऐसे लिगेंड जिनके पास में 6 दाता परमाणु होते हैं, या वे केंद्रीय धातु परमाणु से 6 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उनको बोलते हैं षटतंतुक लिगेंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है बेटा, कैसे नाम आया देखो, ये तो है इथाइलिन, और ये है डाइअमीन। 2 N आ गए ना, N को अमीन बोलते हैं, तो 2 N आ गए तो डाइअमीन। और टेट्रा एसीटेट, यानी 4 एसीटेट लगाने अपने को, CH2COO- एक एसीटेट,
ये दूसरा एसीटेट, ये तीसरा एसीटेट और ये चौथा एसीटेट। तो आप अगर इसको देखेंगे तो यहां पे दोनों एन भी दाता परमाणु है। दाता परमाणु कौन था? जिसके पास भी लोन पेयर होती है वो दाता परमाणु होता है। तो दो एन भी दाता परमाणु है, प्लस में ये भी आपके दाता परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन ये O माइनस वाला। तो टोटल यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा सकते, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। 4 तो ऑक्सीजन के साथ में और 2 एन के साथ में, इसलिए हम बोलेंगे ये हेक्साडेंटेट है, यानी कि षटतंतु लिगेंड है। ठीक है, अब होता हमारे पास में उभय दंतुक लिगेंड। इसी का सवाल आया था 2024 में, इसी साल इसका सवाल आया था कि उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके पास में 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन वो दोनों के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं, वो किसी एक के थ्रू बॉन्डिंग कर पाएंगे। ऐसे लिगेंड जिनके पास में दाता परमाणु 2 होते हैं, यानी 2 परमाणु के पास में लोन पेयर होती है, यानी 2 परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो सकते हैं लेकिन किसी एक समय में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसमें। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होता है परंतु वह एक बार में एक ही परमाणु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ सकते हैं, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्राइट है, देखो ये NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन या तो ऑक्सीजन से देगा या नाइट्रोजन से, दोनों एक साथ नहीं दे पाएगा। तो ये उभय दंतुक हो गया। ऐसे ऐसे CN माइनस भी हमारे पास में, साइनाइड, साइनाइड के अंदर भी देखो लोन पेयर कार्बन के पास भी होती है और एन के पास भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन एन भी दान कर सकता है और इलेक्ट्रॉन कार्बन भी दान कर सकता है, पर करेगा कोई दोनों में से एक ही, एक टाइम में। ऐसे कैसे SCN वगैरह होता है, इसके अंदर भी ऐसा होता है। SCN जो है HC ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर -4, 1 2 3 लोन पेयर होती है यहाँ सल्फर के पास में, वैसे 2 होती है पर -4 आ गया तो 3 हो गई। तो यहाँ सल्फर भी डोनेट कर सकता है और N भी डोनेट कर सकता है। तो ये आपके द्विदंतुक लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो यूं तो और भी इसके भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन कम से कम ये 3 एग्जाम्पल तो आपको उभय दंतुक के अंदर आपको याद रहनी चाहिए। उभय दंतुक में कम से कम ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रहने ही चाहिए। लिगेंड के आधार पर संकुल के प्रकार, देखो लिगेंड के आधार पर 2 प्रकार के संकुल होते हैं। अगर मान लो किसी संकुल में सभी लिगेंड एक समान है तो उसको बोलते हैं समरूप लिगेंड, और अगर सभी लिगेंड एक समान नहीं है तो उसको बोलेंगे असमरूप लिगेंड, असमरूप संकुल। जैसे ये वाला देखो, समरूप संकुल क्या होता है कि जब संकुल के अंदर उपस्थित सभी लिगेंड एक समान होते हैं तो उसको होमोलैप्टिक संकुल या समरूप लिगेंड कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ये क्या हो गया, FeCN6, देखो Fe के साथ में 6 लिगेंड है, 6 के 6 CN है, यानी एक ही लिगेंड बार बार आ रहा है, 6 के 6 लिगेंड सेम है यहाँ पर, तो समरूप वाला हो गया। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया है, तो सारे लिगेंड यहाँ पर सेम है, तो ये भी आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। इसको आप लिगेंड मत मानना गलती से कि सर ये तो अलग लिगेंड है, ये लिगेंड नहीं है, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लिगेंड तो इसके अलावा जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो लिगेंड कहलाता है। ठीक है, और अगर मान लो इसके बाहर ऐसा कुछ लगा भी दे, मान लो CONH3 6 और बाहर मैंने Cl3 लगा लिया, अब भी ये समरूपी लिगेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड केवल बेटा कौन सा है, केवल यही लिगेंड है। ब्रैकेट के अंदर जो धातु परमाणु के अलावा जो भी होता है वो लिगेंड होता है। आप इसको लिगेंड मत मानना, ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 प्रकार के लिगेंड है, अमोनिया भी लिगेंड है और क्लोरीन भी लिगेंड। क्लोरीन लिगेंड नहीं है, क्लोरीन बेटा यहाँ पर काउंटर आयन है, स आयन है। असमरूप लिगेंड कौन से होते हैं, ऐसा कोई भी संकुल, असमरूप लिगेंड संकुल कौन सा होता है, ऐसा कोई संकुल जिसके अंदर जो लिगेंड हो वो एक से अधिक प्रकार के होने चाहिए, मतलब एक ही प्रकार के लिगेंड नहीं, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो गए तो उसको बोलेंगे असमरूप लिगेंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जहां जहां एग्जांपल है वहां पे MnK हो गया, पता नहीं क्या फॉन्ट चेंज हो गया, देखो ये PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। तो ये अपने पास में जो संकुल है बेटा, इसमें 2 तरह के लिगेंड है, एक तो क्लोरीन है और एक अमोनिया है, यानी एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो गए, तो ये क्या लगा, असमरूप लिगेंड। ठीक, उपसंयोजक समन्वय या बहुफलक, बहुफलक या उपसंयोजक समन्वय किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जब कोई, देखो उपसंयोजी बंध जो होता है ना, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, ये सहसंयोजी बंध जैसा ही होता है। तो जब भी किसी परमाणु के आसपास में सहसंयोजी बंध बनते हैं, यानी वो सहसंयोजी बंध बनाता है, तो वो जो बंधित परमाणु होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, वो ऐसे नहीं कि रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, उनकी एक फिक्स व्यवस्था होती है, निश्चित व्यवस्था होती है उनकी। तो किसी भी लिगेंड के चारों ओर, सॉरी किसी भी धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की जो आकाशीय व्यवस्था होती है, जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, उनकी जो ज्यामिति होती है, उसी को हम ये बोलते हैं उपसंयोजक समन्वय या बहुफलक बोलते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पर, उसके पास मान लो 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो 4 लिगेंड यूं तो आएंगे नहीं कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा नहीं, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, अधिकतम दूरी पे होंगे VSCPRT सिद्धांत के अनुसार। तो अधिकतम दूरी पे होगी तो उनकी जो ज्यामिति बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजक समन्वय, उपसंयोजक अथवा समन्वय बहुफलक। जब लिगेंड धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो यौगिक की एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। यह चतुष्फलक की हो सकती है, वर्ग समतलीय हो सकती है, अष्टफलक की, आदि प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जैसे ये वर्गाकार समतली है, ये वर्गाकार पिरामिडी है, ये कुछ ज्यामितियां हैं, मतलब एक प्रकार की जो ज्यामिति बनती है संकुल की, उसी को हम बोलते हैं ये बहुफलक। ठीक, आगे आते किलेट या किलेटीकरण। ये तो बहुत आसान है। जो भी लिगेंड आपके द्विदंतुक होते हैं या बहुदंतुक होते हैं, यानी कि दंतुकता उनकी 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है, तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, या 2 बनाएंगे, या 3 बनाएंगे, या 4 बनाएंगे, जितनी उनकी दंतुकता होगा उतने बनाएंगे। लेकिन जब उनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बेटा, तो उसमें एक चक्रीय व्यवस्था बन जाएगी, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे देखो, अगर मान लो कोई मेटल है, उसके साथ में एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो उसके बॉन्ड से कोई भी रिंग नहीं बन रही है। लेकिन अगर किसी मेटल के साथ में कोई बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, XY आ गया, द्विडेंटेड, डाइडेंटेड मतलब होता है द्विदंतुक, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा। अब देखो ये रिंग बन गई है, क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रिंग बन गई है। ये जो रिंग बन गई है, तो इस रिंग को ही किलेट बोलते हैं। ऐसे जो संकुल होते हैं इसको किलेट बोलते हैं, और इस रिंग के बनने को या वलय के बनने को किलेटीकरण बोलते हैं। और जब भी रिंग बनती है बेटा कंपाउंड के अंदर, वो कंपाउंड बहुत स्थायी होता है। जो किलेट यौगिक होते हैं, जो रिंग वाले जो संकुल होते हैं, किलेट संकुल का मतलब रिंग जिसमें वलय बनी हुई, वो संकुल। वलय कब बनेगी, जब आपका लिगेंड द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, षटदंतुक ऐसा होता बनती है। एक दंतुक में रिंग नहीं बनती है। रिंग वाले जो यौगिक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि रिंग जो है ना वो अपने बाकी अगर खुले खुले रहेंगे तो वो लेबाइल होंगे, आसानी से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन रिंग में जब होंगे तो उनका प्रतिस्थापन आसान नहीं होगा, यानी कि वो स्थायी ज्यादा होंगे। किलेट प्रभाव, हालांकि इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं। जब द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड किसी धातु से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो वहां पर एक वलयाकार संरचना का निर्माण होता है, इसे किलेट कहते हैं, और वह लिगेंड किलेटीकरण लिगेंड कहलाता है, और ये प्रक्रिया किलेटीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में प्राप्त संकुल किलेटिक संकुल कहलाता है। देखो, किलेटिक संकुल, किलेटीकरण, किलेट लिगेंड, वो सब इसी एक आपस में सब रिलेटेड चीजें हैं। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है, बिस इथाइलिन डाइअमीन कॉपर 2, कॉपर के साथ में 2 आपके इथाइलिन डाइअमीन लिए, तो इथाइलिन डाइअमाइन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाया, तो आप देखो ये रिंग बन गई है, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई है। 4 तो मेंबर लिगेंड के है, एक कॉपर है, इधर ही 5 की रिंग बन गई है। तो जो वलयीकरण हो रहा है, जो साइक्लाइजेशन हो रहा है, इसी को हम किलेटीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम किलेटीकरण बोलते हैं। किलेट प्रभाव क्या होता है, किलेट यौगिक सामान्य उपसंयोजन यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। मैं बोल दिया आपको वैसे भी पहले कि किलेट यौगिक जो होते हैं वो वलय बनाने के कारण अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, किलेट के कुछ गुणों, हाँ इसको, ये जो बात है बेटा, किलेट का अधिक स्थायी होने का जो परिघटना होती है, जो इसकी जो ये गुणधर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, किलेट प्रभाव कहते हैं। जो किलेटिक संकुल होते हैं जिसमें वलय बनी होती है, वो सामान्य संकुलों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा, इस बात को हम बोलते हैं किलेट प्रभाव। ठीक, किलेट के कुछ गुण होते हैं, ये सामान्य संकुल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, पढ़ लिया। इनका प्रयोग कठोर जल को मृदु बनाने में, देखो ये प्रयोग वाली बात तो खैर बाद में आएगी, है ना। इनका उपयोग होता है कि जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। वो अपना चैप्टर था हाइड्रोजन जो हट गया, उसमें ये पूरी कहानी दे रखी थी। इसका प्रयोग धातुओं जैसे निकल, कॉपर, मैग्नीशियम आदि के आकलन में किया जाता है। ये बातें तो बाद में आएगी, ठीक है, अभी तो हम खाली इसका ये पॉइंट पढ़ रहे थे। आगे प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये टॉपिक की अगर बात करें बेटा, तो जेई में तो सवाल पूछते हैं इसके ऊपर, ईएन के ऊपर, लेकिन नीट में जहां तक मेरी मेमोरी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि नीट में कभी इसके ऊपर सवाल पूछा गया हो, बट जेई में तो सवाल आते हैं, तो ठीक है, हम एहतियात के तौर पर पढ़ लेते हैं इसको, बट इसके आने की संभावना कम है। एडिशनल टॉपिक मान के पढ़े इसको, आप एडिशनल मान के पढ़े। सिडविक नामक वैज्ञानिक था, उसने ये नियम दिया था, इफेक्टिव क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर वाला, जिसको प्रभावी परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यह नियम सिडविक ने दिया था। किसी उपसहसंयोजक यौगिक के बनने के पश्चात उसमें उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक है। कुछ नहीं भाई, ये कुछ है ही नहीं। ये कह रहा है कि जब भी कोई कंपाउंड, जब भी कोई धातु जो है
वो संकुल बनाता है तो उसके खुद के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए उन पूरे का जो योग होता है, उन पूरे का जो जोड़ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? EAN बोलते हैं। ठीक है। सामान्यतः ये धातु परमाणु के निकटतम अक्रिय गैस परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी धातु परमाणु संकुल बना रहे हैं तो उसका जो EN का मान आएगा, लगभग हर बार ऐसा नहीं होता है पर कभी कभार जो है मोस्टली ऐसा होता है कि इसका जो मान आता है वो उसके जो सबसे निकटतम नोबल गैस होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर आता है। जैसे मान लो लोहा है या मान लो कॉपर है, कॉपर का कोई संकुल है, तो कॉपर का संकुल का जब आप EAN निकालोगे, गणना करोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, बताऊंगा अभी हम आपको, उसकी जो गणना करोगे आप EN की, तो आप जान लीजिए कि इसका जो मान आएगा वो कॉपर का सबसे निकटतम नोबेल गैस कौन सी? आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 36, तो 36 आएगा इसका मान। ये यही तो पॉइंट कह रहा है ये कि किसी भी संकुल का जो आप EN निकालोगे तो उसकी जो निकटतम नोबेल गैस होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर माना चाहिए, तब वो स्थायी माना जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार कम भी आएगा, कई बार ज्यादा भी आएगा, तो कम ज्यादा आएगा तो वो कम स्थायी माना जाएगा। अगर पूरा परमाणु क्रमांक के बराबर आ रहा है, नोबेल गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ रहा है, तब तो स्थायी है। अगर नहीं आ रहा तो कम स्थायी है। पर वो ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, वो होगा नहीं, होगा तो सही वो, लेकिन कम स्थायी होगा। इसको निकालने का तरीका ये होता है EN को, पहले आप धातु परमाणु क्रमांक का परमाणु क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो ऑक्सीजन अवस्था है उसको माइनस करके उसमें लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्राप्त इलेक्ट्रॉन, उसको आप जोड़ देंगे। एग्जाम्पल समझते बेटा, जैसे मान लो आपको इसका निकाला गया है, इसका आपने को निकालना है EN, FeCN वाला, Fe का EN निकालना है यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे। तो भैया देखो ऐसा है, पोटेशियम की होती है 1, तो 1 × 4 करेंगे। Fe की हम x मान लेते हैं, x कर ली। साइनाइड की -1 होती है ऑक्सीजन अवस्था, तो -1 × 6 साइनाइड है, और इस पूरे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो इसलिए 0 रख लिया हमने। तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकल के आएगी +2, +2 आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बेटा? EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक यानी Z, धातु की ऑक्सीजन अवस्था यानी कि ऑक्सीजन अवस्था OS, प्लस लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का, लोहे का परमाणु क्रमांक कितना बेटा? 26 है। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई? 2 आई। इसको माइनस करते हैं 2 को, यानी फॉर्मूले के अंदर क्या बेटा? माइनस लगा हुआ था। 2 जो ऑक्सीजन अवस्था है इसको माइनस कर लेंगे, प्लस में लिगेंड कितने बेटा? 6 लिगेंड है। साइनाइड जो है ना मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो एक साइनाइड जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 6 साइनाइड कितने बनाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका आप जोड़ भाग करोगे तो 36 उत्तर आएगा, और 36 जो है वो क्रिप्टन के परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो यही इसका EN है। ऐसे आप इनका भी EN निकाल सकते हैं। FeCO5 में फेरस का ऑक्सीजन अवस्था 0 है, यहाँ पे इसकी सिल्वर की कितनी बेटा? +1 है। तो आप इसका परमाणु क्रमांक 26 माइनस ऑक्सीजन अवस्था 0, प्लस में लिगेंड यहाँ पे बेटा 5 लिगेंड है, और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, प्रत्येक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, 26 और 10 36 हो गया। इस तरह से इसका निकालेंगे तो इसका 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हालांकि 50 जो आ रहा ना, ये इसकी निकटतम जो नोबल गैस है जिनॉन, उसके बराबर परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बराबर होता तो अच्छी बात होती, नहीं तो नहीं है। ठीक, उपसहसंयोगी का नामकरण। देखो नामकरण तो भाई इतने सारे रूल दे रखे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। नामकरण बड़ा सरल होता है। जब भी आपको किसी लिगेंड का नाम लिखना होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, पहले ये पूरे पॉइंट कवर हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था K4FeCN6, मान लो, तो बेटा संकुल के अंदर क्या होगा? या तो संकुल जो है ये पूरा धनायन ऋणायन दोनों वाला संकुल होगा, मतलब उसमें कैटायन भी होंगे एनायन भी होंगे, या फिर खाली जो है अपना जो है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला भाग ही होगा, बाहर कोई कैटायन या एनायन नहीं लगा होगा। 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर संपूर्ण संकुल होगा तो आपको सबसे पहले जो नाम लिखना बेटा, धनायन का नाम लिखना। सबसे पहला नाम लिखा जाता है धनायन का, फिर आपका लिखा जाता है ऋणायन का। यहां पे देखो K4 है, देखो ब्रैकेट से आगे कुछ लिखा हो इसका मतलब वो धनात्मक होगा, तो ब्रैकेट अपना कैसा हो जाएगा बेटा? आगे वाला कोई भी होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ब्रैकेट अपना कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई चीज ब्रैकेट के बाद में लिखी है तो यानी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ब्रैकेट अपना कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रैकेट मतलब संकुल का जो वो वाला भाग है, समन्वय संकुल वाला भाग जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर कुछ आगे लगा तो पीछे लगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको नाम लिखना बेटा, पहले तो कैटायन का नाम लिखते हैं,
पहले जो भी आगे यहाँ पे केटायन लिखा होता है, पोटेशियम वोटेशियम, उनका नाम लिखते हैं, लेकिन उसकी संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। जैसे 4 पोटेशियम है तो उसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, खाली पोटेशियम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब भी इस संकुल वाले भाग का नाम लिखते हैं, जब भी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ भाग है इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड तो यहाँ कौन है, साइनाइड है। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं जिसके -4 होता है तो उसके पीछे ओ लगा लेते हैं। जैसे साइनाइड के पीछे लगा देंगे ओ, तो साइनाइड हो जाएगा, या तो साइनाइड हो जाएगा, इसको साइनो भी बोल सकते हो आप, या तो साइनो या साइनाइडो बोलेंगे आप। और जो आपके पॉजिटिव लिगेंड होते हैं या उदासीन लिगेंड होते हैं, उनके नाम के पीछे कोई ओ नहीं लगाना होता है, उनका जो नाम होता है वही नाम रखना है। और अगर एक से अधिक लिगेंड होते हैं, 2 लिगेंड हो गए, 3 लिगेंड हो गए, जैसे 3 साइनाइड है तो उसको बोलेंगे ट्राई साइनाइडो, 4 है तो टेट्रा साइनाइडो, 5 है तो पेंटा साइनाइडो। ये डाई ट्राई पेंटा ये सब ग्रीक लेटर यूज होते हैं उनकी संख्या को निरूपित करने के लिए। और अगर लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं, जैसे अमोनिया भी है, साइनाइड भी है, क्लोराइड भी है, तो उनका नाम लिखते समय जो है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करोगे, यानी वर्णमाला क्रम के अनुसार इनका नाम लिखने वाले हो। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे नोट करी गई है। क्या क्या लिखा गया है कि सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं, चाहे वो स आयन हो या संकुल आयन हो, धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे तो धनायन अपना स आयन हो, या अगर संकुल धनायन है और यहाँ पीछे ऋणायन लिखे, तब भी संकुल का नाम जो है धनायन वाला भाग का नाम पहले लिखा जाएगा। यदि धनावेशित भाग स आयन है तो उसका नाम बिना उसकी संख्या दर्शाए लिखा जाता है। ठीक है, सही बात है। ये कर जैसे पोटेशियम है अपने पास में 4 पोटेशियम है तो उसकी संख्या नहीं दर्शानी है। संकुल का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड को नाम लिखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो ब्रैकेट वाला संकुल वाला भाग है बेटा, इसका नाम जब भी लिखना होता है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। यदि संकुल के अंदर सभी लिगेंड समान है तो उसका एक से अधिक संख्या आने पर उसके नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा वगैरह पेंटाहेक्सा लगाते हैं। यदि किसी लिगेंड के नाम से पहले ही डाई ट्राई टेट्रा है, मान लो किसी लिगेंड के नाम के अंदर ही कोई संख्या आ रही है, डाई आ रही है, ट्राई आ रही है, या 1 आ रहा, 2 आ रहा, कोई संख्या आ रही है मान लो, तब उसकी जो संख्या होगी, लिगेंड की जब संख्या होगी, उसको डाई ट्राई टेट्रा से नहीं बताएंगे, उसको बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ऐसे बताएंगे। ठीक है, तो 2 के लिए बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस आदि का प्रयोग करते हैं। यदि संकुल के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। लिगेंडों के नाम के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणुओं के नाम लिखते हैं। यदि संकुल धनावेशित हो या उदासीन हो तो धातु परमाणुओं का सामान्य नाम लिखा जाता है, और उसके साथ ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखा जाता है। देखो, आपने लिगेंडों का नाम लिख लिया, उसके बाद जो धातु परमाणु का नाम है वो उसका नॉर्मल नाम है वही नाम लिखना है, और नाम लिख के उसकी जो ऑक्सीजन अवस्था आएगी उसको ब्रैकेट में लिख देना है। लेकिन अगर संकुल के ऊपर -4 हो गया तो धातु परमाणु का नॉर्मल नाम नहीं लिखा जाएगा, उसके पीछे 8 लगा देंगे, फेरेट, अर्जेंटेट। ठीक है, इस तरह से जो कोबाल्टेट, निकलेट, जिंकेट, यानी 8 लगा लेंगे। कब लगाएंगे, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। यदि संकुल ऋणावेशित हो और धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 लगा देते हैं तथा उसके साथ ऑक्सीजन अवस्था को रोमन संख्या में लिखते हैं। रोमन संख्या मतलब ये इस तरह की संख्या जो होती है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये रोमन संख्या होती है। अंत में ऋणावेशित आयन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये कुछ आपके लिगेंडों के नाम दे रखे हैं भाई। F- होगा तो उसको फ्लोरो या फ्लोरिडो बोलेंगे, Cl- होगा तो क्लोरो या क्लोराइडो बोलेंगे, Br- को ब्रोमो या ब्रोमाइडो बोलेंगे, I को आयोडाइडो, NC को बोलेंगे आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो, SCN- को बोलेंगे थायोसाइनो या थायोसाइनाइडो। ठीक है, ये सारे के सारे इनके नाम लिखे हुए। तो ये नाम तो खैर आपने पढ़े हुए होंगे, और नहीं पढ़े तो इसको याद कर लेना आप। कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा, जैसे उदासीन वाले होते हैं। वैसे NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, वैसे NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन इसको इस चैप्टर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड ना बोल के क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से आप देखो बेटा, कहाँ गया अपना ये NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, लेकिन यहाँ इसको अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको अमीन बोलेंगे। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोल के कार्बोनिल बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वाटर का नहीं लिखा, मैं लिख लेता हूँ। H2O जो होता है, H2O, H2 यूं तो वाटर होता है, लेकिन इसका इस चैप्टर में इसको एक्वा बोलेंगे, एक्वा। ये लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर एक्वा लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है, चलिए भाई आगे आओ। अब ये कुछ लिगेंडों के नाम दे रखे हैं, जो हमने रूल बताया था ना, उनके आधार पे हमने लिगेंडों का नामकरण किया हुआ है। कुछ लिगेंडों का, जैसे NiCO4 है, तो सब इसमें देखो बेटा, ये एक संकुल वाला भाग है, इसके बाहर ना तो कोई कैटायन है ना पीछे कोई एनायन है, केवल संकुल वाला भाग ही है, तो आपको संकुल वाला भाग का ही नाम लिखना पड़ेगा। तो जब भी संकुल के भाग का नाम लिखते हैं सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड कौन है यहाँ पे, कार्बोनिल है, CO को अभी बताया हमने, इसको कार्बोनिल बोलते हैं।
4 कार्बोनिल है तो उसको बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल, और इसके पीछे इसकी ऑक्सीजन अवस्था दिखा देंगे 0। ठीक है। K4FeCN6, K4 के लिए पोटेशियम आएगा सबसे पहले, और फिर जो संकुल वाले भाग का नाम लिखेंगे उसमें 6 साइनाइड है तो हेक्सासाइनाइडो या हेक्सोसाइनो फेरेट 3। फेरेट क्यों आया? फेरेट इसलिए आया क्योंकि देखो अगर ये पोटेशियम वाला भाग पॉजिटिव है तो ये वाला भाग कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा, और जब भी नेगेटिव संकुल होता है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु के पीछे 8 आगे जुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ये सारे नाम लिखे हुए आप इसकी प्रैक्टिस कर देना बेटा। अब आती है इसके आगे समावेता। समावेता, समावेता क्या, समावेय किसे बोलते हैं? ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है। फॉर्मूला सेम मतलब उनमें जो घटक परमाणु है वो सारे सेम है, उनकी संख्या भी सेम है, लेकिन उनका गुणधर्म अलग है, कुछ न कुछ चीज अलग है। फॉर्मूला सेम है, बाकी कुछ न कुछ चीज जरूर अलग होगी। कुछ न कुछ चीज क्या अलग हो सकती है? हो सकता है कि उनकी संरचना अलग हो सकता है कि उनकी उस यौगिक की जो परमाणु या समूह की जो त्रिविम व्यवस्था होती है वो अलग हो, प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग हो, ज्यामिति अलग हो, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? समावयव कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समावयव कहलाते हैं, और ये गुण समावयता कहलाती है। ठीक है, समावयता दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी होती है संरचनात्मक समावयता, संरचनात्मक समावयता, और एक होती है त्रिविम समावयता। संरचनात्मक के अंदर आपके 4 प्रकार की होती है, आयनन, हाइड्रेट, बंधन समावयता, उपसंयोजक समावयता, और त्रिविम के अंदर आपके पास में होती है ज्यामिति और प्रकाशिक समावयता। बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है वैसे ही यहाँ पे, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचनात्मक के अंदर वो अलग अलग आते हैं, श्रृंखला समावयता आता है, वो स्थिति समावयता आता है, मध्यावयता आता है, चलावयता आता है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, हालांकि ये वाला भाग तो सेम ही है, उसके जैसा ही है। तो संरचनात्मक समावयता की बात करें बेटा तो इसमें सबसे पहला है आयनन समावयता। समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जो विलयन में अलग अलग आयन देते हैं आयनन समावयी कहलाते हैं, यह गुण आयनन समावयता कहलाती है। जैसे बेटा देखो एक कोबाल्ट NH3 5Cl SO4 और कोबाल्ट NH3 5SO4Cl, जो जो परमाणु, जो जो आयन, जो जो अणु इसके अंदर है वो इसके अंदर भी है। वो अलग बात है, ये Cl इधर अंदर लिखा गया है, SO4 बाहर है, इधर SO4 अंदर आ गया, Cl बाहर चला गया, लेकिन है तो सेम। अंदर बाहर होने से क्या हो गया? है तो सेम ना, तो फॉर्मूला इनका सेम आएगा, परमाणु सेम है, अणु सेम है, लेकिन जैसे इसको पानी में डालोगे आप और इसको पानी में डालोगे तो इसमें तो क्या क्या होगा? ये सल्फेट अलग होगा और ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट है एक साथ रहेगा, और नीचे वाले में क्लोराइड अलग होगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर क्लोराइड था, और ये पूरा ब्रैकेट वाला भाग जो एक साथ रहेगा, यानी इनके आयन अलग अलग बन रहे हैं। ये सल्फेट आयन दे रहा है विलियन के अंदर ऊपर वाला, जबकि विलियन के अंदर क्लोराइड आयन दे रहा है। यहाँ सल्फेट आयन नहीं आ रही, ये सल्फेट आयन बंधा हुआ है इसके अंदर, तो ये देखो अलग अलग आयन दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आयनन समावयव। ये आपस में क्या कहलाएंगे? आयनन समावयव। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास में है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता ये होता है कि अगर आपके पास में कोई संकुल है उसमें जल की जो लिगेंड, जल लिगेंड है मान लो, और जल के लिगेंडों की संख्या अलग अलग हो रही है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल होता है। समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनमें संकुल के अंदर तथा बाहर जल के अणुओं की संख्या में परिवर्तन के कारण समावयवता उत्पन्न होती है। देखो जिंक H2O4Cl2, जिंक H2O3ClH2, देखो एक H2O यहां से बाहर आ गया, देख रहे हो यहाँ पे 4 H2O थे, अब यहाँ पे 3 एक बाहर आ गया, तो ये अगर किसी भी संकुल के अंदर जल लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है और वो लिगेंड जल की परमाणु अणुओं की संख्या बदल रही है, यहाँ 4 जल के अणु थे, यहाँ 3 हो गए, या फिर आगे 2 हो जाए या आगे 1 हो गए, तो इन सबको हम बोलते हैं हाइड्रेट समावयव। बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमर बेटा, ये समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिसमें उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। उभयदंतुक कौन कौन से अपने? वही भाई NO माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, SCN माइनस हो गया, ठीक है, और कौन सा था एक था ना, और CN माइनस हो गया। तो ये अगर कहीं पर संकुल होंगे, ये लिगेंड कहीं पर होंगे, तो फिर ये वाली आपको बंधन समावयवता देखने को मिलने वाली है। बंधन समावयवता क्या होती है कि इस प्रकार की समावयवता होती है जिसमें जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे आपके पास तो एग्जाम्पल है पेंटामिन एंड नाइट्रो कोबाल्ट, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, कोबाल्ट NH3 5NO2, ये वाला, और ये हो गया कोबाल्ट NH3 5
ONO। तो इस वाले के अंदर तो NO2 में जो है ये बॉन्ड N से बन रहा है, जबकि इसमें NO2 से बॉन्ड जो है O से बन रहा है। तो एक में N से जुड़ रहा है, N लगा लिया हमने, एक में ये O से जुड़ रहा है तो O लगा लिया। मतलब लिगेंड सेम ही है, लेकिन एक बार तो परमाणु वो एक बार जो है इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है किससे, N के थ्रू दे रहा है, N से इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, जबकि एक बार जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है O से दान कर रहा है। तो ऐसे जो इस प्रकार के जो अपने यौगिक होते हैं उनको हम बोलते हैं बंधन समावयी। बंधन का ही तो अंतर है, इसमें बंधन कौन बना रहा, ऑक्सीजन, इसमें बंधन कौन बना रहा, नाइट्रोजन। तो बंधन का ही तो अंतर हुआ है, इसलिए इनको बोलते हैं बंधन समावयी। इसके बाद में है उपसहसंयोजक समावयी। ऐसी समावयता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें जिनमें धनायन जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं। यह समावयता दोनों संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा अपने अपने लिगेंडों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो ऐसे अभी तक हम जितने भी संकुल पढ़े हैं उसमें हमारे पास में एक ही ब्रैकेट आ रहा था, संकुल वाला भाग ब्रैकेट में था। लेकिन अगर कोई ऐसा संकुल हो जिसमें धनायन भी संकुल भाग में रह रहा हो और ऋणायन भी संकुल भाग में रह रहा हो, यानी दो दो ब्रैकेट लगे हो, जैसे यहाँ पे लगे हो, देखो यहाँ पे ये कैटायन और ये एनायन, ये भी संकुल भाग में और ये भी संकुल भाग में, संकुल मतलब ब्रैकेट वाले भाग में, कोऑर्डिनेशन पार्ट के अंदर है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं बेटा इस प्रकार के, वो क्या दिखा सकते हैं, उपसहसंयोजक समावयता दिखा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भैया, ये लिगेंड आप आदान प्रदान कर लो, ये लिगेंड इधर भेज दो और ये लिगेंड इधर भेज दो, बस ये बन गया। सारे भेजने जरूरी नहीं है, आप 2 भेज दो, 3 भेज दो, 1 भेज दो, कुछ भी अगर लिगेंड आदान प्रदान करोगे इनके अंदर तो वो बनेगी, जो आपका समावयी बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, उपसहसंयोजक समावयी कहलाएंगे। जैसे इन्होंने क्या करा, देखो 6 थे और यहाँ पे साइनाइड 6 थे, तो इन्होंने क्या करा कि 2 साइनाइड यहाँ पे लेकर आ गए और 2 अमोनिया उधर भेज दिए। देख रहे हो, 2 साइनाइड यहाँ पे आ गए और 2 अमोनिया यहाँ भेज दिए। तो ये दोनों कंपाउंड जो आपस में क्या कहलाएंगे, उपसहसंयोजक समावयी कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट होती है त्रिविम समावयता, स्टीरियो आइसोमरिज्म। त्रिविम समावयता क्या होती है, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है वैसी त्रिविम समावयता यहाँ पर भी होती है कि संरचना समान होगी, अणुसूत्र समान होगा, लेकिन त्रिविम व्यवस्था भिन्न होगी परमाणुओं की, या जो लिगेंड वगैरह होगी उनकी आकाशीय व्यवस्था 3D उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग हो जाएगा, तब हम इनको बोलेंगे त्रिविम समावयी। ठीक है, ऐसी समावयता जो केंद्रीय धातु परमाणुओं के चारों ओर उपस्थित लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था मतलब 3D अरेंजमेंट में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, उसे त्रिविम समावयी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामिति वाले और प्रकाशिक, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। एक सेकेंड, पहले ये ज्यामिति समावयता, ऐसी समावयता जो केंद्रीय धातु परमाणुओं के चारों ओर उपस्थित लिगेंडों की पारस्परिक स्थिति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, ज्यामिति समावयी कहलाते। देखो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके पास लिगेंड लगे हुए, लिगेंड सेम ही है, लेकिन एक बार वो आसपास में और एक बार वो आमने सामने है, तो क्या अंतर आया, जुड़े हुए तो यहां भी थे। मान लो हमारे पास बीच में जो धातु परमाणु है उससे 2 लिगेंड जुड़े हुए, वो ऐसे जुड़े हुए आसपास में, और एक बार मैंने उसको सामने कर दिया, तो अभी भी वो धातु से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आसपास में थे अब आमने सामने हो गए। तो क्या अंतर हुआ, उनकी पारस्परिक स्थिति भिन्न हो गई, उनकी जो म्यूचुअल पोजीशन थी, उनकी रिलेटिव पोजीशन थी वो अलग हो गई है। यानी प्रकार से कहेंगे ज्यामिति अलग हो गई, पहले ऐसी ज्यामिति थी अब ऐसी ज्यामिति हो गई। ये सिस वाला कहलाएगा और ये ट्रांस वाला कहलाएगा। ये बहुत आसान सी बातें हैं, अपन लोग 11th क्लास से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ज्यामिति समानता वो वैसा ही है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो इसके 2 रूप होते हैं, एक तो आपका समपक्ष यानी सिस और एक ट्रांस। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो सिस, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस। जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित समान लिगेंड समान दिशा में होते हैं तब तो सिस होगा, और अगर लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या कहलाएगा आपका, समान लिगेंड जो है अगर वो विपरीत दिशा में हो गए तो उनको बोलेंगे हम विपक्ष रूप या ट्रांस रूप। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों अमोनिया सेम डायरेक्शन के अंदर है तो सिस, दोनों अमोनिया आमने सामने आ गए ट्रांस हो गया। ठीक, अब देखो उपसहसंयोजक 4 उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामिति समानता, जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जिस भी धातु परमाणु के साथ में 4 लिगेंड लगे होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, जरूरी नहीं कि 4 लिगेंड लगो, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होनी चाहिए, यानी लिगेंड के साथ में 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो वैसे जो संकुल होते हैं उनके अंदर ज्यामिति समानता का पहले हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखनी बेटा कि वे यौगिक या यौगिक जो ज्यामिति समानता नहीं दर्शाते हैं
जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं बेटा, उनमें से कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिसमें ज्यामितीय समानता पॉसिबल ही नहीं हो सकती। वो कौन कौन से केस होते हैं? वो 4 केस होते हैं जिनमें चारों लिगेंड समान प्रकार के हो। कोई MA4 टाइप का संकुल हो। MA4 का मतलब ये हो गया कि एक M है, उसके साथ में 4 लिगेंड लगे हुए हैं, और चारों के चारों क्या है बेटा? A है। A4 है, इसका मतलब चारों A लिगेंड लगे हुए। ये भी A है, ये भी A, ये भी A, और ये भी A। अब आप मुझे बताओ, इसमें आप इस A को और इस A को बदलोगे, या इस A को यहां लाओगे, इसको यहां लाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? सारे तो A ही है, तो ज्यामिति तो इसकी एक ही रहने वाली है। आप इनकी स्थिति बदलने से कोई अलग ज्यामिति पैदा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इसके अंदर कोई ज्यामिति समानता संभव है ही नहीं। ठीक है, यही तो यहाँ पे लिखा है कि जिसमें कोऑर्डिनेशन 4 होता है, उनमें अगर चारों लिगेंड अगर सेम हो गए तो ज्यामिति समानता नहीं होगी। यदि कोई 3 लिगेंड भी सेम हो गए तब भी ज्यामिति समानता नहीं होगी। जिनमें यौगिक में सममित द्विदंतुक लिगेंड, अगर उसमें द्विदंतिक लिगेंड है और वो दोनों द्विदंतुक लिगेंड सेम है, जैसे EN है बेटा, EN एक द्विदंतुक लिगेंड होता है, और यहाँ पर दोनों द्विदंतुक लिगेंड सेम हो गए, सम्मित हो गए, तो यहाँ पर भी जीआई संभव नहीं है। या वे यौगिक जिनकी संरचना त्रिभुजी पिरामिडी, त्रिभुजी पिरामिड मतलब क्या यार, ये वर्ड सही नहीं है, इसकी जगह हम चतुष्फलकीय लिखेंगे। जो भी चतुष्फलकीय होते हैं, जो भी संकुल चतुष्फलकीय ज्यामिति रखते हैं, अब चतुष्फलकीय कौन रखते हैं कौन नहीं रखते हैं वो हम आगे अभी VBT में सीखने वाले हैं। संकरण से जिसका भी संकरण sp3 आएगा वो क्या होगा? चतुष्फलकीय होगा। और sp3 संकरण रखने वाले अपने पास में जो संकुल होते हैं वो जीआई नहीं दिखाते हैं, वो ज्यामितीय समता नहीं दिखाते हैं। तो ये 4 अपने पास में केस है कि ये 4 केस में तो जीआई नहीं होती है। अब होती कहां है फिर? वे यौगिक जिनमें दो दो लिगेंड समान प्रकार के होते हैं, यानी Ma2B2 वाला केस जो होता है, यानी जैसे प्लेटिनम के साथ में 2 Cl है और 2 NH3 है, तो 2 लिगेंड समान है और ये 2 लिगेंड समान है। जबकि यहाँ पे क्या थे? चारों लिगेंड समान थे, यहाँ तीनों लिगेंड समान थे, या 2 लिगेंड समान, 2 लिगेंड समान, 2 ही लिगेंड समान है। ऐसे केस में जो है जीआई संभव होती है। अब देखो, ये प्लेटिनम के आसपास में 2 क्लोरीन है, 2 NH3 है। अगर दोनों क्लोरीन आमने सामने हो गए तो ये ट्रांस वाला, और दोनों क्लोरीन पास पास में हो गए तो ये सिस वाला हो जाएगा, तो ये सिस और ट्रांस हो जाएगा। या फिर वे यौगिक जिनमें 2 लिगेंड समान तथा 2 अलग अलग होते हैं, या ऐसा केस भी हो सकता है कि मान लो Ma2 और BC, इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें देखो 2 लिगेंड तो समान है। देखो M का मतलब होता है धातु परमाणु, ये A B C जो लगे होते हैं ये होते हैं लिगेंड। तो यहां देखो 2 लिगेंड तो समान है, A2 है, लेकिन B और C क्या है? अलग है। तो ऐसे वाले केस में भी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री या बोलेंगे कि ज्यामितीय समानता संभव होती है। ठीक। उप सहसंयोजक संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामिति, देखो ये तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ लिया। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कब ज्यामितीय समानता पॉसिबल होती है। तो इसमें बेटा ऐसा होता है कि अ, अगर इनमें सभी लिगेंड समान हो गए, 6 के 6 लिगेंड समान हो गए, तब तो जीआई संभव नहीं होगी। अगर 5 लिगेंड भी समान हो गए तब भी जीआई संभव नहीं होगी। लेकिन 4 लिगेंड समान, 2 अलग, 3 लिगेंड समान, 3 लिगेंड आपस में समान, मतलब 3-3 का पेयर हो गया, Ma3B3 वाला केस हो गया, या Ma2B2 वाला केस हो गया। तो इस प्रकार के जो वो होते हैं वो आपके ज्यामितीय समानता दिखाते हैं। A2B2, यहाँ पे C2 भी है बेटा, यहाँ पे C2 भी है। ठीक है, तो 4 लिगेंड समान हो, या 3 समान हो, या 2-2 समान हो, तब जाके इसमें जीआई संभव होती है 6 वाले के अंदर। ठीक है, उस एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर कि M के आसपास में 6 ग्रुप लगा दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। तो इसमें से सिस और ट्रांस कब बनेंगे? अगर 1 पे और 5 पे हो तो सिस कहलाएगा। देख रहे हो सिस कब कब होगा? 1 और 5 पे हो तो सिस होगा, या फिर 1 पे और 2 पे हो तो सिस होगा, या 4 पे और 5 पे हो तो सिस होगा। ट्रांस कब होता है बेटा? ट्रांस तभी होगा जब आमने सामने हो, जैसे 1-3 वाला ट्रांस हो गया, या फिर 2-4 वाला ट्रांस हो गया, या फिर 5-6 वाला ट्रांस हो गया। बाकी इनके अलावा जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सबकी सब सिस कहलाएगी, वो सबकी सब सिस कहलाएगी। सिर्फ अगर 180 पे होंगे तो ही ट्रांस कहलाएंगे। दो ग्रुप अगर सेम ग्रुप 180 पे होंगे, एकदम आमने सामने होंगे, तभी ट्रांस कहलाएंगे। बाकी सारी स्थितियां क्या कहलाएगी? सिस कहलाएगी। ठीक, कुछ एग्जाम्पल दे रखे बेटा यहाँ पर, Ma2B2 के एग्जाम्पल देखो। यहां पर EN लगा हुआ, EN एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 EN आमने सामने, 2 Cl आमने सामने, तो ट्रांस हो गया। जबकि यहाँ पे दोनों EN पास पास में, दोनों Cl पास पास में, सिस हो गया। तो ये सिस और ट्रांस होते हैं। जो Ma3B3 वाला केस होता है बेटा, उसमें फेसियल और मेरिडियनल बनते हैं, फेसियल और मेरिडियनल केस बनते हैं, ये इसी में बनता है Ma3B3 वाला के अंदर। अगर M के साथ में तीनों A एक
एक ही साइड में होंगे और तीनों भी एक साइड में होंगे, तब तो उसको बोलेंगे फेसियल यानी फलकीय। ठीक है। और अगर दो ए एक साथ में और तीसरा उनके साथ में बी आएगा, और दो बी एक साथ में और तीसरा उनके साथ में ए आएगा, तब वो कहलाएंगे मेरिडियोनल, विषम तलीय, विषम फलकीय। ठीक है। तो ये दो प्रकार के केस बनते हैं इसके अंदर। आगे आती है प्रकाशिक समवायता। आगे आती है प्रकाशिक समवायता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर भाई क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को उनसे गुजरने पर प्रकाश को घुमा देते हैं। आपके पास में दो कंपाउंड है, फॉर्मूला समान है, संरचना समान है, लेकिन उनका जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं ना कि जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो साधारण प्रकाश के जो कंपन होते हैं वो एक ही तल में सीमित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, अगर हम किसी कंपाउंड में डालते हैं और उस कंपाउंड का समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग आता है, फॉर्मूला सेम है, संरचना सेम है, लेकिन पीपीएल यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उसका व्यवहार अलग है, तो उसको हम बोलेंगे ये प्रकाशिक समवाय है। यही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है। और प्रकाशिक समवाय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर वो लाइट को दो तरफ क्लॉकवाइज मोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो प्रकाश को बाईं तरफ मोड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ते हैं, तो उसको बनेंगे वामावर्ती, या इसको बोलते हैं दक्षिणा घूर्णक और वाम घूर्णक बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है। यदि यौगिक प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं या डी फॉर्म कहते हैं, और जो यौगिक को प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमाते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म। MAAB2, ये आपने जो प्रकाशिक समानता दिखाने वाले केस होते हैं, ये इतने सारे केस है। देखो यूं तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, पर अपने को स्पेसिफिकली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है। आपके सामने जो 5 केस लेके आए हो बेटा, इनसे बार आपके नीट के अंदर तो कम से कम नहीं आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ना कि संघर्ष करते थे कि सर कौन सा केस केस याद रखे, कौन सा पढ़े, यही यही इतना काफी है। ठीक है। एक तो MAA, यहाँ पे दोनों अगर दोनों ए सेम है तो ये मतलब कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें, MAAB2 या MAA2BC, ये 2 नीचे है यहाँ पर, या MAA3 या MA2B2C2 या MABCDEF। ये तो वैसे भी नहीं पूछेंगे, बट 4 ये स्टार्टिंग वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 केस बेटा ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। वैसे क्या होता है ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कोई दिखाएगा नहीं दिखाएगा, उसके लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम उसमें POS और COS देखते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में POS COS देखना आसान होता है, इनमें POS COS देखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें POS COS देखने के बजाय आप 4 या 5 केस होते हैं उनको याद ही कर लो यार, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो फालतू, याद ही कर लो। तुम तो वैसे ही नीट वाले बच्चे हो, तुम वैसे ही बायो पढ़ते हो, है कि नहीं। तो ये 4-5 केस जो है आपके पास में, इसको याद कर लो कि ये वाले केस जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, प्रकाशिक समवायता दिखाते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशीय रूप से घूर्णन होते हैं, घूर्णित होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं। वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत कुछ भी नहीं है। वर्नर ने सबसे पहले, देखो अभी हम सिद्धांतों की बात करेंगे, 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। एक तो वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे WT, एक पढ़ेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक पढ़ेंगे CFT। ये तीनों सिद्धांत जो है अलग अलग समय में दिए गए थे। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये जो संकुल वाले यौगिक होते हैं, इनके बनने के बारे में, इनके इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जो आबंधन होता है, इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था बेटा वर्नर ने दिया था। वर्नर ने क्या बोला था कि सर्वप्रथम वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना के बारे में उपसहसंयोजक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जैसे तीर सिद्धांत भी कहते हैं इसको, तो तीर सिद्धांत भी क्या करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं होती है, जिसे संतुष्ट करने के लिए वह संकुल आयन का निर्माण करता है। ये कह रहे हैं कि भाई संकुल इसलिए बनते हैं क्योंकि धातु की जो है 2 प्रकार की संयोजकता होती है। संयोजकता मतलब जोड़ने की प्रवृत्ति होती है। एक तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। वो अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए संकुल का निर्माण करता है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है तथा ऋणायनों द्वारा पूरी होती है। इसमें आयनिक बंध होते हैं, अतः ये आयनीकृत हो जाती है। यह अदिशात्मक होती है और संकुल की संरचना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। क्या कह रहा है ये कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था ही होती है भाई। संकुल में धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वही उसकी प्राथमिक संयोजकता है। वो जो +1 आएगा या +2 या +3, देखो धातु है तो 99.9% संभावना ये है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक ही आएगी। धातु की ऋणात्मक तो होती नहीं, होती है लेकिन अपने यहाँ पे नहीं है, हम जो पढ़ते हैं उनमें तो नहीं है कम से कम। तो वो जो धनात्मक संयोजकता होगी या बोलेंगे जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, उसी को बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। तो सवाल आ गया कि दिए गए संकुल में धातु की प्राथमिक संयोजकता कितनी है, तो
बेटा वो ऑक्सीजन अवस्था ही पूछ रहा है आपसे, ऑक्सीजन अवस्था निकाल लेना, वही होगी। अब वो उसके ऊपर जो भी साइन होगा +2 +3 वो जो भी होगा उसको बैलेंस करने के लिए साथ में एनायन लिया करते हैं, ऋणायन। तो ये लिखा है यहाँ पर कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों द्वारा पूरी होती है, और ऋणायन में और धनायन में जो बॉन्ड होता है बेटा वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कैसी होती है, आयनिक बंध होते हैं और आयनीकृत होती है। और आयनिक बॉन्ड बेटा कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, आयनिक बॉन्ड की कोई दिशा नहीं होती है। आप धनायन के पास में ऋणायन इधर रखो, उधर रखो, इधर रखो, इधर इधर कहीं भी रखो, कोई दिशा नहीं है उसकी। सहसंयोजी बंध होती दिशा होती है उसकी। जैसे आप H2O की बात करते हो बेटा, H2O एक सहसंयोजी कंपाउंड है, इसमें फिर आपको O के साथ में दोनों H यूं ही रखने पड़ेंगे, ऐसे 104 के एंगल पे ही रखने पड़ते हैं, 104 के एंगल पर ही होते हैं। लेकिन मान लो आपने कोई आयनिक कंपाउंड ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 2+ के साथ में तुम क्लोराइड यहां रखो, तुम क्लोराइड बेटा यहां पे रख लो, एक यहां पे एक यहां पे, या तुम क्लोराइड आमने सामने रख लो, मतलब इस तरह से, एक इधर एक इधर। तो ये ऐसे रखो, ये ऐसे रखो, ये ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर कोई दिशात्मक गुण नहीं होते हैं, कोई दिशा नहीं होती, कहीं पर भी रखोगे आकर्षण हो जाएगा, बंद बन जाएगा। लेकिन सहसंयोजी बंध तो बेटा दिशात्मक होते हैं, उनकी दिशा, उनकी ज्यामिति, उनकी आकृति, उनका बंध कोण सब फिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो आपके आयनीकृत होती है और इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है बेटा वो क्या होती है, वो उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। ठीक है, और यह सामान्यतः धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन लिगेंड द्वारा पूर्ण होती है। और सेकंड जो वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, उसको जो है लिगेंड पूरा करते हैं। और लिगेंड आपके मोस्टली तो आपके ऋणायन होते हैं या फिर उदासीन होते हैं, कभी कभार लिगेंड धनात्मक भी हो सकता है। जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम जो लिगेंड होता है, नाइट्रोसिलियम नाइट्रोसोनियम, वो आपका धनात्मक लिगेंड होता है। ठीक है, इसमें उप सहसंयोजक बंध बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं, अतः यह आयनीकृत नहीं होती है और ये दिशात्मक होती है, और इसको पूर्ण तीर द्वारा दर्शाते हैं, इसको पूर्ण तीर द्वारा दर्शाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, इधर देखो, मान लो हमने कुछ ले लिया एग्जांपल, CONH3 6 और Cl3। इसको वर्नर के सिद्धांत से समझाना अपने को। तो पहले हम कोबाल्ट लिखेंगे, पहले इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे। ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे तो बेटा अमोनिया का 0 होता है, Cl का -1 होता है, तो इसको x मान के निकालेंगे तो इसका +3 आएगा, +3 आएगा, तो मैंने कोबाल्ट 3 लिखा है इसे, +3। अभी जो लिगेंड लगे हुए ना बेटा, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है, और इसको फिक्स रखना पड़ता है आपको। 6 लिगेंड है, इसको मतलब आपको अष्टफलकी ही रखना पड़ेगा। एक अमोनिया ऐसे रखना पड़ेगा आपको, एक अमोनिया ऐसे, एक अमोनिया ऐसे, फिक्स दिशा होती है इनकी। ऐसा नहीं कि इनको कहीं भी आप रख लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये देखो, तीर से दिखाते इसको, ये द्वितीयक संयोजकता सारी सारी तीर से दिखाया इनको हमने। ठीक है, और इसको आप ये इसको ब्रेक करके इसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये आयनीकृत नहीं होती है, और इसकी दिशा भी क्या होती है, फिक्स होती है। इसको ऐसे रखो, मतलब ऐसे रखोगे, इसको आप गलती से यूं नहीं रख सकते हो, यहां पर ऊपर तो ऊपर ही रहेगा, इधर तो इधर ही रहेगा। ठीक है, ये होगी। अब इसके साथ में जो क्लोरीन लगे हो बेटा, वो जो है ना, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, वो आपकी प्राथमिक संयोजकता है। तो उसको तो आप कहीं पर भी दिखा दो, यहां पे दिखा दो, एक क्लोरीन यहां दिखा दो, एक क्लोरीन यहां दिखा दो, एक यहां दिखा दो, Cl-, इसकी दिशा फिक्स नहीं है। आप इस Cl को यहां भी दिखा लो चल जाएगा, लेकिन अमोनिया को तो आपको षटफलकीय है या ऑक्टाहेड्रल रूप के अंदर ही दिखाना पड़ेगा, इसमें तो कोई आप कर नहीं सकते हो कुछ भी, ये तो ऐसे ऐसे ही रहेगा। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है क्लोराइड व्लोराइड वाली, इनको तो आप कैसे भी दिखा सकते हो, ये होता है। इसके बाद में संयोजिक आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी कुछ पॉइंट्स है, पर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो संकुल जब बनता है, तो वो अपना जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो क्या करता है, वो संकुल में जितने भी लिगेंड आने वाले हैं, उन लिगेंडों की जो उपसंयोजन संख्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले होता है, उतने वो रिक्त डी कक्षक खाली करता है। भाई धातु के साथ में जब लिगेंड बॉन्डिंग करने आएगा तो धातु को अपने कक्षक खाली करने पड़ेंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, और वो जो खाली कक्षक होंगे वो आपस में शुद्ध रूप में शुद्ध कक्षक नहीं होंगे, शुद्ध डी कक्षक या शुद्ध एस कक्षक या शुद्ध पी कक्षक नहीं होते, वो संकृत कक्षक होंगे, उनका संकरण होगा, क्योंकि सहसंयोजी बंध बनने वाला है। और जब भी सहसंयोजी बंध बनता है तो उससे पहले जो कक्षक होते हैं वो संकरण करते हैं, संकरण दर्शाते हैं। उन संकृत कक्षकों के अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म जो है दान करता है, अतिव्यापन द्वारा दान करता है। यही आपका संयोजक को सिद्धांत कहता है। ठीक, कुछ पॉइंट्स इसके अंदर,
यह सिद्धांत मुख्य रूप से संकुल यौगिकों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है और इस सिद्धांत के कुछ बिंदु निम्न है। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से बंध बनाने के लिए अपनी उप सहसंयोजक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। यह रिक्त कक्षक आपस में संकरण करके समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करता है, जिनमें लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ये वही पॉइंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे थे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है बेटा तो संकरण sp होगा और ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है अगर तो sp2 संकरण होगा, ज्यामिति हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय। देखो इस ज्यामिति आपको शायद पता होगी, रेखीय ज्यामिति ऐसे होती है कि एक मेटल है और 2 लिगेंड आ गए इस तरह से, रेखीय। और ये sp2 में कैसा होगा, त्रिकोणीय समतली के अंदर एक मेटल है और 3 लिगेंड आ गए, एक लिगेंड ऐसे आ गया, एक लिगेंड ऐसे आ गया, एक लिगेंड ऐसे आ गया। तो ये ज्यामिति बेटा ये कौन सी, त्रिकोणीय समतली। ये वाली कौन सी थी, रेखीय थी। इसी प्रकार से चतुष्फलक की कौन सी होगी कि मेटल के साथ में 4 लिगेंड आ गए 109 डिग्री पर, 1 2 3 और 4। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं चतुष्फलक की। ठीक है, इस प्रकार से बाकी संकरण के अंदर भी बाकी सारी प्रकार की ज्यामितियां संभव होती है। अब देखो 2 प्रकार के संकुल बनते हैं। कुछ लिगैंड जो होते हैं धातु के आंतरिक जो डी कक्षक होते हैं, जो पहले वाले डी कक्षक होते हैं, जो अंदर वाले संयोजी कोष वाले नहीं, जो पहले वाले डी कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, तो उसको बोलते हैं आंतरिक संकुल। और कुछ लिगैंड जो है धातु के बाह्य डी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनको बोलते हैं बाह्य संकुल। ठीक है, जिन संकुलों में संकरण आंतरिक डी कक्षक को भाग लेते हैं उन्हें अंतःकक्षक संकुल कहते हैं या आंतरिक कहते हैं, या इनको निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। और ये प्रक्रिया सामान्यतः प्रबल लिगैंड द्वारा दर्शाई जाती है, उनकी उपस्थिति में होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि लिगैंड जो होते हैं आपके बेटा 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड। जो लिगैंड पावरफुल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के युग्मन करवा देते हैं, उनको हम प्रबल लिगैंड बोलते हैं। तो प्रबल लिगैंड की प्रेजेंस में नॉर्मली जो संकुल बनता है बेटा वो कैसा बनता है, आपका अंतःकक्षक संकुल बनता है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन वे यौगिक जिनमें संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं उन्हें बाह्य डी कक्षक संकुल या उच्च संकरण संकुल कहते हैं। इस प्रक्रिया में दुर्बल लिगैंड भाग लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको सामने कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो Fe ले लिया और Fe2+ ले लिया। Fe2+ का अगर आप विन्यास लिखेंगे तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। ये देखो बेटा 3d6 है तो मैंने 3d लिखा पहले, 1 2 3 4 5 6 5 है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 3d वाला इलेक्ट्रॉन में भी भर नहीं रहा हूं। 3d के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 4p, 4p के बाद आता है 4d। तो देखो ये जो डी कक्षक है बेटा ये वाला, ये तो है आंतरिक डी कक्षक, आंतरिक डी कक्षक। और ये वाला डी कक्षक है, ये है बाह्य डी कक्षक, बाह्य डी कक्षक। तो एक आंतरिक एक बाह्य डी कक्षक। जिस भी संकुल में आंतरिक डी कक्षक उपयोग में आते हैं या इसमें यूज होते हैं उसको बोलेंगे अंतःकक्षक संकुल, और जिसमें भी बाहर वाले काम आएंगे उसको बोलेंगे बाह्य डी कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल, इसको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। तो ये वाले कब बनते हैं, जब लिगैंड आपका प्रबल हो, और ये वाले कब बनते हैं, जब लिगैंड आपके दुर्बल हो। अभी बताऊंगा लिगैंड प्रबल और दुर्बल कौन से होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद आने वाला है। यदि यौगिक के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होता है, तथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर वो प्रतिचुंबकीय होता है। ये तो बहुत आसान सी बात है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अगर पेड़ में रहेंगे तो प्रतिचुंबकीय, और इलेक्ट्रॉन अगर आपके अनपेड़ हो गए तो अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय जो होते हैं वो प्रतिकर्षण दिखाते हैं। अनुचुंबकीय अ मतलब आकर्षण, प्रतिचुंबकीय प्रति मतलब प्रतिकर्षण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म में हो गए सारे तो प्रतिचुंबकीय होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक भी अयुग्मित हो गया तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इस जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसके आधार पे हम किसी भी संकुल का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है √n+2, जहां पर n क्या है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, तो आपको संकुल के अंदर बेटा n का मान ज्ञात करके आप जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है बोर मैग्नेटॉन, Bm।
ठीक, आगे आओ, एग्जाम्पल लेके समझते हैं एक। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया कोबाल्ट CN6 3-। आपसे पूछेंगे कि इस संकुल के बारे में सब बातें बताओ, इसका संगठन बताओ, इसकी ज्यामिति बताओ, जो भी इसका संभव है सब बता दो, इसका चुंबकीय व्यवहार बताओ, इसका चुंबकीय क्या बोलते हैं आघूर्ण बताओ, सब कुछ बताओ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं। ऑक्सीजन अवस्था निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। साइनाइड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि साइनाइड की ओर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6 कर लेंगे, क्योंकि 6 साइनाइड है यहाँ पर, -1 × 6 कर लेंगे। और पूरे के ऊपर चार कैसा है, -3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो एक्स का मान आएगा +3, यानी यहाँ पर कोबाल्ट जो है +3 अवस्था के अंदर है। तो हम कोबाल्ट +3 का विन्यास लिखेंगे। तो काम करते हैं, पहले कोबाल्ट का विन्यास लिखते हैं, फिर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कि कोबाल्ट 3+ कैसे बनता है। कोबाल्ट में से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल तभी तो बनता है। तो हमने इसका विन्यास लिख दिया, आर्गन 18, 4s2 और 3d7। ये तो कोबाल्ट का विन्यास होता है नॉर्मली। ये कोबाल्ट जब उदासीन होता है तब का विन्यास है। इसमें कोबाल्ट में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, 4s से निकलते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेंगे, फिर निकलेंगे 3d से। तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा आपने ये निकाल लिए, यहां से 2 माइनस कर दिया मैंने, और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से माइनस कर लिया। तो हमारे पास में जो विन्यास आएगा वो आएगा 4s0 और 3d6। अब हम इसके 3d कक्षक बनाएंगे यहां पर इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं डी के अंदर, फिर 4s और फिर 4p और फिर 4d, ये बना दिया। ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, बाकी ये 3d6 हो गया। बाकी सब खाली पड़े हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं। यहाँ खाली कौन कौन है, 4s 4p 4d। लेकिन जब बेटा साइनाइड कोबाल्ट 3+ के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो साइनाइड एक प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड की खासियत ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देता है, वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन करवाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेगा, ये जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये 4 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करवा के 2 युग्म बना देगा। तो यहाँ पे बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 आपके हैं, ये ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहेंगे। अभी जो साइनाइड है ये यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म देना शुरू करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितने, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो उसने डी यूज करा, ये भी डी है, ये एस वाला है, ये पी वाला है, ये पी वाला है, ये पी वाला, ये बाहर वाला डी इसने यूज नहीं करा है। तो इसका संकरण कौन सा होगा बेटा, D2sp3 संकरण होगा इसका D2sp3। और जब भी 6 लिगेंड होते हैं बेटा, तो हर बार उसका जो ज्योमेट्री होती है, उसकी ज्यामिति होती है, वो अष्टफलक की होती है। तो ये अष्टफलक की है, अष्टफलक की है। अब पूछे कि इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर में पेयर में पेयर में युग्म में है, इलेक्ट्रॉन सारे इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब भी किसी में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते बेटा, तो वो होता है आपका प्रतिचुंबकीय। तो ये प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। फिर आपसे पूछेंगे कि ये अंतःचक्रण है या बाह्य चक्रण है, तो भैया इसके अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हुई है, ना कि बाहर वाली। बाहर वाली तो खाली पड़ी है, अंदर वाली 3d वाली यूज हुई है। तो कैसा ये अंतःचक्रण संकुल है। ठीक है, अंतःचक्रण। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है यहां पर। आगे आते हैं, नेक्स्ट। ये कुछ कमियां है इसकी सिद्धांत की, कि ये सिद्धांत से केंद्रीय धातु परमाणु के लिगैंड के गुणों में परिवर्तन की सफल व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कह रहे कि अगर लिगैंड बदल लेंगे तो संकुल के गुण बदल जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत लिगैंड के कक्षकों का महत्व नहीं देता है, इसमें केवल केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों का आधार बनाया गया है। कह रहे कि ये जो सिद्धांत होता है, इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु उसी के कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, लिगैंड के कक्षकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, कोई बात नहीं करी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कुछ कमियां होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT क्या कहती है बेटा, CFT को पहले अपन थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं। CFT ये कहते हैं कि जब भी मेटल होता है, केंद्रीय मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसमें और लिगेंड में जब बॉन्ड बनता है, तो जो लिगेंड होता है वो ऋणायन की तरह कार्य करता है, और जो मेटल है अपना वो धनायन की तरह कार्य करता है, और उनके बीच में सहसंयोजी बंध नहीं बनता है, जबकि आयनिक बंध बनता है। ये सिद्धांत कहता है कि जो संकुल होते हैं उसमें
लिगेंडों के मध्य और धातु परमाणु के मध्य जो है वो आयनिक बंध पाया जाता है, ना कि सहसंयोजी बंध। और एक बात बोलता है कि जब लिगेंड धातु परमाणु के साथ बॉन्डिंग करने के लिए आते हैं तो जो धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं वो बराबर ऊर्जा के नहीं रहते, वो विपाटित हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो दो भागों में बंट जाते हैं। वैसे तो हम क्या बोले अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल करे थे उसमें मैंने पांचों डी ऑर्बिटल को एक साथ रखा था। जब पांचों डी ऑर्बिटल एक साथ होते हैं, एक ही ऊर्जा के होते हैं, एक ही ऊर्जा लेवल के होते हैं, तो उनको बोलते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश या अपभ्रष्ट बोलते हैं, अपभ्रष्ट, या इसको बोलते हैं डीजनरेट, डीजनरेट। तो ये इसके पांचों जो डी कक्षक होते हैं ये अपभ्रष्ट होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं, किसमें, नॉर्मली। लेकिन वो सीएफटी सिद्धांत ये कह रहा है कि जब भी लिगैंड का और धातु परमाणु का बंध बनेगा तो ये पांचों बराबर ऊर्जा वाले नहीं रहेंगे, इसके दो भाग बन जाएंगे, एक तीन कक्षक तो अधिक ऊर्जा वाले हो जाएंगे और दो कक्षक कम ऊर्जा वाले हो जाएंगे, या उल्टा हो जाएगा, मतलब दो टुकड़ों में बन जाएंगे, ये ऊर्जा समान नहीं रहेगी। ठीक है, डी कक्षक जो है वो विभक्त हो जाएंगे, टुकड़ों में बन जाएंगे, उसको हम बोलते हैं विपाटन, स्प्लिटिंग। इस सिद्धांत में धातु आयन तथा लिगेंडों को बिंदु आवेश मानते हुए वैद्युत आकर्षण सिद्धांत, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बेटा, के सिद्धांत पर उपसंयोजक यौगिकों की संरचना के बारे में बताया गया है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर यौगिक बनाने के लिए अग्रसर होते हैं, ठीक है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों तथा धातु के डी कक्षक के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे डी कक्षकों की अपभ्रष्टता नष्ट हो जाती है, यानी उनकी जो समान ऊर्जा थी ना बेटा वो वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा उनका, उनकी जो अपभ्रष्टता है वो नष्ट हो जाएगी और वह T2G तथा EG दो समूह में विभक्त हो जाते हैं। इसे ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं तथा दोनों समूहों की ऊर्जाओं के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा करते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि जब भी लिगैंड बंध बनाने के लिए अग्रसर होगा तो उसका जो धातु का डी उपकोष होंगे, जो 5 कक्षक होते हैं उसके अंदर, वो टूट के दो सेट बन जाएंगे, उसके दो समूचे बन जाएंगे, एक तो होगा EG, एक होगा T2G। ठीक है, तो वो अपभ्रष्ट नहीं रहेंगे, वो समान ऊर्जा के नहीं रहेंगे। ये बताया गया अष्टफलकी यौगिकों में जब 6 लिगेंड होते हैं बेटा तो आपका संकुल कैसा होता है, अष्टफलकी होता है। तो अष्टफलकी लिगेंड जब होते हैं तो उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है वो यहां बताया गया है कि अष्टफलकी यौगिकों में लिगेंड जो होता है वो धातु परमाणु की और अक्षों के समांतर आते हैं। देखो आपके पास में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं, उसमें से 3 जो डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो अक्षों के बीच में होते हैं। ये अक्षों के बीच में होने का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं आपको बेटा। यहां पर इधर देखो, जैसे ये एक्स, वाई और जेड है, ये 3 आपके अक्ष हो गए, एक्स वाई जेड 3D में। तो जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं 5, एक होता है डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी एक्स जेड, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। ये तो होते अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य, और ये होते अक्षों के समांतर, या बोलेंगे अक्षों के ऊपर ही होते हैं। मध्य होने का मतलब क्या है, जैसे एक्स वाई है बेटा, तो एक्स वाई जो है हमारे पास में ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, तो ये जो एक्स वाई ऑर्बिटल होगा बेटा ये ऐसे नहीं होगा, ये इसके ऊपर नहीं होगा, ये इनके मध्य होगा, ये ऐसे मध्य होगा, बीच में, इन अक्षों के बीच में होता है ये। जबकि ये तो आपका अक्षों के मध्य अक्षीय बोलेंगे इसको। और जो ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है, ये एक्स और वाई, ये इस अक्ष के ऊपर होता है ऐसे। तो एक होता है अक्षों के मध्य और एक अक्षों के ऊपर या समांतर बोल दो। इसको तो बोलते हैं अक्षीय, इनको बोलते हैं निरक्षीय। जो डी कक्षक होते हैं उनमें 3 को क्या बोलते हैं, अक्षीय। ये वाले अक्षों के जो समांतर हो गए ना बेटा इनको बोलते हैं अक्षीय। जो भी अक्षों के समांतर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षीय, एक्सियल। और जो अक्षों के मध्य होते हैं उनको बोलेंगे निरक्षीय, निरक्षीय, इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल। तो जब भी बेटा 6 लिगेंड आते हैं ना तो 6 लिगेंड जो है वो कहां से आते हैं, वो अक्षों के समांतर आते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। तो अक्षों के वो समांतर आते हैं या अक्षों के समकक्ष आते हैं, उसके उसी की लाइन पे आते हैं वो। तो जो भी अक्षों पर कक्षक होंगे, कौन से, अक्षीय कक्षक,
उनको प्रतिकर्षण ज्यादा मिलेगा क्योंकि उन्हीं की दिशा से आ रहे हैं, उन्हीं के रास्ते से आ रहे हैं, तो उनका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और निरक्षीय वालों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो निरक्षीय होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं ईजी, इसको T2G बोलते हैं, T2G, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं ईजी, ई और जी। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बातें कही गई है कि अष्टफलकीय यौगिकों में लिगैंड परमाणु जो है, लिगैंड धातु परमाणु की और अक्षों के समांतर आते हैं, अतः वे कक्षक जो अक्षों के समांतर होते हैं ज्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, तथा अक्षों के कोने पर उपस्थित कक्षक जो होते हैं वो कम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। अतः अक्षीय कक्षकों की ऊर्जा जो है वो अधिक हो जाती है। अक्षीय कक्षक कौन से, dx² - y² और dz², यानी इजी वाले, उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। और तथा, यहाँ पे तथा है, तथा निष्क्रिय कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। देखो आपके जो 5 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5, उसमें से जो अक्षीय कक्षक थे उनकी ऊर्जा बढ़ गई, और निरक्षीय कक्षक की ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, कम हो गई है। तो ये जो टुकड़ों में टूट रहे हैं ना बेटा, इसी को बोलते हैं विपाटन। क्या बोलते हैं, विपाटन बोलते हैं। ये आपका, ये इनके बीच की जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको tan dq से दिखाते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये लाइन, ये शून्य ऊर्जा वाली लाइन है, इसको बैरी सेंटर बोलते हैं बेटा। तो बैरी सेंटर से इसकी ऊर्जा +0.6 बढ़ी हुई होती है, और इनकी ऊर्जा जो -0.4 कम हुई होती है। ठीक है, ये है। यहां पे पहले कैसे थे, अपृष्ठ थे, जब इनके पास में कोई लिगेंड नहीं था ना तो अपृष्ठ थे। जैसे ही लिगेंड आया, इसके डी कक्षक जो है ये टूट गए, विपाटन हो गया इनका। इसी को बोलते हैं डी कक्षक का विपाटन या डी उपकोष का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। एग्जाम्पल यहाँ पे साइनाइड का, ये FeCN6 4- का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा गया इस पूरी कहानी को। तो बेटा साइनाइड, यहाँ पर बेटा साइनाइड के पास में यहाँ पे देखेंगे तो Fe जो है +2 अवस्था के अंदर है, +2 अवस्था के अंदर है, तो 4s0 3d6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब भी लिगेंड उसकी तरफ बढ़ना शुरू होंगे तो थोड़ा सा इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो पहले थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ी, और जैसे लिगेंड बिल्कुल पास में आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके जो डी ऑर्बिटल है बेटा, ये टुकड़े हो जाएंगे, इसके एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। अभी जो 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, चूंकि ये प्रबल लिगेंड है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है युग्मित हो जाएंगे। प्रबल लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर लेते हैं, और ये वाले ऊपर खाली रह जाएंगे। तो उसका जो विन्यास निकल के आएगा, देखो ये नीचे वाला जो है T2G, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर वाला जो Eg है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका विन्यास क्या आएगा, T2G6 Eg0। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो इसमें CFS की एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं T2G वाले, उसको तो हम गुणा करते किसके साथ, 0.4 के साथ में, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं Eg में, उसको हम गुणा करते हैं 0.6 के साथ में। मतलब आप ऐसा करिए, एक काम करिए, इसका फॉर्मूला ऐसे याद रख लीजिए कि मान लो यहाँ पर x इलेक्ट्रॉन है, और ये x क्यों कर ले, n ही कर लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इस Eg वाले n इलेक्ट्रॉन को हम गुणा कैसे करेंगे, 0.6 से, तो ये हो जाएगा इसका हमारे पास में n Eg वाले गुणा कर देंगे 0.6 से, और ये वाले बेटा अपने इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे n T2G वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.4 से, -0.4 से, -0.4 से। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है बेटा DQ के अंदर आ रही है, इसके जो यूनिट रहेगी वो DQ रहेगी। ठीक है, आगे आओ, चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चतुष्फलकीय जो यौगिक होते हैं उसके अंदर, चतुष्फलकीय आप जानते हैं कैसे होता है, X एक ऊपर होता है, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे 4 जो लिगेंड लगे होते हैं बेटा, ये अक्षों पर नहीं लगे होते, ये अक्षों के मध्य लगे होते हैं, यानी यहाँ चारों लिगेंड जो है अक्षों के मध्य से आते हैं। तो अक्ष के मध्य से आएंगे, तो जो अक्षों के मध्य जो कक्षक होते हैं, कौन कौन से, DXY DYZ DXZ, उनको अधिक प्रतिकर्षण होगा, इसलिए उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। और जो अक्षीय आपके कक्षक थे, x² - y² और dz², उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। बस जो अभी हो रहा था ना बेटा अष्टफलकी में, उसका उल्टा हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि उनको T2G और Eg बोल रहे थे, इनको इनके पीछे जो G है वो हटा देंगे, इसको हम E बोलेंगे खाली, इसको जो है इसको हम E बोलेंगे, और इसको T2 बोलेंगे, पीछे G नहीं लगाते हैं यहाँ पर। चतुष्फलक के अंदर G नहीं लगाते हैं, बस इसको T2 बोलते हैं, इसको E बोलते हैं, इतना सा अंतर होता है। बाकी सब इलेक्ट्रॉन भरने के नियम वगैरह सब कुछ सेम ही होते हैं। प्रबल लिगेंड है तो बेटा युग्मीन करवाएंगे, दुर्बल लिगेंड है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक 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 भर के फिर युग्मन करवाएंगे, ये होता है। यही बताया मैंने आपको, प्रबल लिगेंड जब होता है ना बेटा, तो उस समय जो है विपाटन ऊर्जा ज्यादा होती है, युग्मन ऊर्जा कम होती है, तो इस कारण उसमें जो है
T2G पहले पूरे भरे जाते हैं और फिर बाद में शेष इलेक्ट्रॉन Eg में जाते हैं। ये अष्टफलकीय के संदर्भ में कहा गया है। यानी कहने का मतलब है प्रबल लिगेंड होगा तो बेटा पेयरिंग हो जाएगी, युग्मन हो जाएगा, और अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो उस केस में युग्मन ऊर्जा का मान विपटन ऊर्जा से कम होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। पहले इलेक्ट्रॉन सभी, इस स्थिति में पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद में युग्मन करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, CFT सिद्धांत उसकी कुछ सीमाएं होती बेटा। क्रिस्टल क्षेत्र मॉडल के द्वारा उप सहसंयोजक यौगिकों के बनने, उनकी संरचना, रंग तथा चुंबकीय गुण की तो व्याख्या की जा सकती है, परंतु ये सिद्धांत कक्षकों के विपाटन का जो आधार देता है उसके अनुसार ऋणावेशित लिगेंडों द्वारा विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। देखो खुली खुली बात यह है कि ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि लिगेंड तो होते हैं ऋणायन और धातु आयन होता है कैटायन। तो भैया लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनके ऊपर -4 होता है और एक उदासीन वाले होते हैं। तो -4 वाले लिगेंड जो होते हैं वो तो अपने आप में ऋणायन है, तो उनके द्वारा विपाटन ज्यादा होना चाहिए। विपाटन मतलब क्रिस्टल जो आपके डी कक्षक होते हैं उनका जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, उनमें ज्यादा ऊर्जा का अंतर होना चाहिए, और उदासीन वाले जो है वो विपाटन कम करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे उदासीन लिगेंड जो होते हैं वो ऋणायनों से अधिक विपाटन कर जाते हैं, तो ये पॉइंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये। ठीक है, बहुत सारे मतलब जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन लिगेंड है, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये सब माइनस वाले लिगेंड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हुए भी अधिक विपाटन करता है, तो इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाती है। इस सिद्धांत में धातु व लिगेंड के मध्य बंध को पूर्ण रूप से आयनिक माना गया है तथा उसके मध्य उप सहसंयोजक बंध की कोई व्याख्या नहीं कही गई है। ये तो बोले कि पूरा का पूरा जो है वो आयनिक बंध है। अब भाई आयनिक बंध है तो ज्यामिति कैसे बन गई? आयनिक यौगिक की तो ज्यामिति होती नहीं है, ज्यामिति नहीं बननी चाहिए, फिर तो साइनाइड कैसे भी लग जाए, वो फिर अष्टफलकीय क्यों लग रहा है? वो तो 6 के 6 लिगेंड एक साथ एक साइड में आके लग जाए, तो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है, हमने कहा था कुछ लिगेंड प्रबल होते हैं कुछ दुर्बल होते हैं, तो लिगेंड की जो प्रबलता है उसके आधार पे उसके जो उनको एक क्रम में रखा गया है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें बेटा ये वाले जो लिगेंड है, ये पानी से जो भी आगे वाले लिगेंड है ये तो होते हैं प्रबल लिगेंड, और ये वाले बाकी वाले दुर्बल लिगेंड होते हैं। ये पानी के बाद वाले, पानी को इंक्लूड करते हुए ये दुर्बल लिगेंड होते हैं ना। ये जल, वाटर, ये रेफरेंस है इसका। इसके आगे वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये वीक लिगेंड, ये इस सीरीज के ऊपर आधार पे सवाल भी आते बेटा। ठीक है, ये सीरीज के आधार पे सवाल भी पूछे जाते हैं। उप सहसंयोजक यौगिकों में रंगों की व्याख्या। रंग बेटा तभी दिखते हैं, ये तो बहुत आसान है, मैं आपको यूं समझा देता हूं। जब भी किसी भी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी रंग दिखेगा, पहली बात। और रंग इसलिए दिखता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो Eg से T2G, T2G से Eg, ऐसे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। इलेक्ट्रॉन जब आना जाना करते हैं ना तो विकिरण छोड़ते हैं, और वही विकिरण हमें रंगों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये जो घटना हो रही है Eg से T2G में जाना, T2G से Eg में जाना, तो इसको बोलते हैं DD संक्रमण। क्या बोलते हैं? DD संक्रमण। तो DD संक्रमण के कारण ही रंग दिखाई पड़ते हैं। बस इतनी सी कहानी है, यही बातें यहाँ पे लिखाई गई। जब T2G से कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन श्वेत दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषित करते हैं तो ये Eg कक्ष में प्रवेश कर जाता है, जिसे DD संक्रमण कहते हैं। यही रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि धातु का आयन रंगीन तभी होता है जब उसके पास में लिगेंड उपस्थित होते हैं। अगर लिगेंड ही नहीं है तो उसका कोई रंग नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। जैसे कॉपर NH3 और 2+, इसका रंग होता है, इसका कलर होता है ब्लू, ये संकुल ब्लू रंग का होता है। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें से ये निकाल लेता हूं, मान लो मैंने अमोनिया निकाल लिया, खाली कॉपर 2+ पड़ा है, तो खाली कॉपर 2+ का कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। रंग तभी रहेगा जब लिगेंड रहेगा। ठीक है, लिगेंड होगा तभी तो विपटन होगा डी कक्षक का, तभी तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। जब लिगेंड ही नहीं तो किस बात का विपटन, किस बात का कलर। संकुल के रंग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। देखो जो संकुल का रंग होता है वो 2-3 बातों पर निर्भर करता है। अगर आप लिगेंड की प्रकृति बदल दोगे, जैसे यहाँ वाटर लिगेंड था, निकल है यहाँ पर भी, यहाँ निकल है, यहाँ निकल, लेकिन लिगेंड या वाटर था, यहाँ अमोनिया है और यहाँ पर इथाइलिन डायमीन है, तो लिगेंड के बदलने से कलर बदल जाता है। ये हरा रंग, ये नीला रंग और ये गहरा नीला रंग। और संकुल की ज्यामिति बदलेगी तब भी उसका कलर बदल जाएगा। अष्टफलक की ज्यामिति कलर अलग होता है और आपकी चतुष्फलक की ज्यामिति वगैरह होती है तो कलर अलग होता है। लेकिन कलर तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो। अगर मान लो किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे ये वाला संकुल है जिंक H2O6, आप इसमें देखेंगे बेटा जिंक 2+ है, तो जिंक 2+ है तो जिंक 2+ के पास में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है।
ये 4s0 और 3d10 होता है। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते बेटा यहाँ पर, तो इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है ये। धातु कार्बोनिल में बंद, देखो धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, जब भी किसी मेटल के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं धातु कार्बोनिल। और सामान्य तौर पे धातु कार्बोनिल जो होते हैं वो होमोलैप्टिक संकुल होते हैं, यानी कि उसमें सारे के सारे लिगेंड कार्बोनिल ही होते हैं। होमोलैप्टिक कार्बोनिल यौगिक जिनमें केवल कार्बोनिल लिगेंड होते हैं अधिकतर संक्रमण धातु द्वारा निर्मित होते हैं। इस इन कार्बोनिल की संरचना सरल और सुस्पष्ट होती है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे NiCO4, NiCO4, पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा मतलब 5, आयरन मतलब Fe, FeCO5, ये CO है मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं बेटा। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, CrCO6, ये तो होता है चतुष्फलकीय, ये वाला होता है आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। जो भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के X अणु लगे होते हैं और कोई चार्ज नहीं होता, इन्हीं को हम मेटल कार्बोनिल या धातु कार्बोनिल कहते हैं। इन्हीं को हम मेटल कार्बोनिल अथवा धातु कार्बोनिल कह के पुकारते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है उसके। ये एग्जाम इनके, ये जो भी मैंने एग्जांपल लिए बेटा यहां पर, ये सारे इनके यहां पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। ये देखो चतुष्फलकीय होगा तो Na के साथ में 4 CO लगे होंगे, एक CO और लगा लेते हैं, ये आपका हो गया चतुष्फलकीय। ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ये अष्टफलकीय हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये द्विमर के डाइमर के रूप में, यानी कि Mn और Mn में बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे एक इस वाले केस में CO2 CO8 के अंदर एक मोनोऑक्साइड जो होगा बेटा वो ब्रिज की तरह काम करेगा, यानी सेतु की तरह काम करेगा, वो दोनों परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो यहाँ पे सेतु बॉन्ड होता है इसके अंदर। ये सवाल पूछा गया था नीट के अंदर, जब नीट दोबारा हुआ था ना बेटा, अभी फ्रॉड हो गया था नीट के अंदर, बहुत सारे बच्चों के फ्रॉड कहीं या पता नहीं क्या हुआ था, कुछ बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ गए थे, बहुत सारे बच्चों के, वो नॉर्मलाइजेशन गलत करने की वजह से। तो उसकी वजह से कुछ बच्चों का वापस पेपर हुआ था। तो दोबारा पेपर जब हुआ था ना तो उसमें ये सवाल पूछा गया था, एक तो ये लिया गया था, एक ये लिया गया था, इन दोनों के बारे में पूछा गया था कि इनमें कौन कौन से बॉन्ड है। इसमें तो सारे के सारे बॉन्ड जो है अंतस्थ बंद है, इसमें सेतु बंद है। ये देखो, ये जो समूह लगे होते हैं ना, ये सारे, ये इधर वाले, ये ऐसे समूह लगे होते हैं, ये वाले, ये इधर लगे होते हैं, ये इनको अंतस्थ बोलते हैं, टर्मिनल। जबकि कोई बीच में सेतु लगा हो ना बेटा, इसको सेतु बंद बोलते हैं। इसमें सारे सीओ से अंतस्थ होते हैं, जबकि उसमें 3 सीओ अंतस्थ, 3 अंतस्थ, 2 सेतु वाले होते हैं, ब्रिज वाले होते हैं। ठीक है, उपसंहरण यौगिकों का महत्व कि इनका काम क्या होता है। काम तो बहुत सारे होते हैं भैया, जो आपका मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो हार्ड वाटर होता है, ऐसा पानी जो साबुन के साथ में झाग नहीं देता, उसको कठोर जल बोलते हैं। उसके सॉफ्ट करने में, उसको मृदुकरण में, उसके मृदुकरण के अंदर जो है EDTA काम में आता है, कैल्शियम EDTA काम आता है। ठीक है, और भी कई जगह पे काम आता है। ये यौगिक खनिजों, पेड़ पौधों व जीव जगत के व्यापक रूप में पाए जाते हैं तथा विश्लेषणात्मक रसायन में, धातु क्रम में, जैविक प्रणालियों में, उद्योगों में, औषध के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक NCERT में लास्ट में टॉपिक ये पॉइंट दे रखे हैं, ये वहीं से लिए गए बेसिकली, तो वो आप रीड कर लेना, वो सारे रीड करना भैया। यहाँ तो हमने कुछ ही पॉइंट लिए हैं, वो आपको सारे रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो उदाहरण है, उपयोग है, उपयोग तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उपयोग तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। आगे हमारे पास में कुछ सवाल इसके ऊपर, निम्नलिखित में से, अब मैंने सवाल सारे नहीं लिए, पिछले 4-5 सालों में जो सवाल आए वो लिए हैं मैंने, कि अब आजकल कैसे पैटर्न चल रहा है। अब मैं आपको 1920 के सवाल कराऊंगा, 1920 में नीट था भी नहीं, 1980 के 90 के सवाल कराऊंगा, तो अब वैसे सवाल तो आते नहीं है, वो दौर चला गया, वो पेपर बनाने वाले भी जा चुके दुनिया से। अब आजकल सवाल कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उभयतंतु लिगेंड नहीं है। ये तो उभयतंतुक है, ये भी उभयतंतुक है, ये भी है। ऑक्सलेट उभयतंतुक नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल तुमने कराए थे ना, नाइट्राइट्स, थायोसाइनाइड और ये साइनाइड, ये तो उभयतंतुक थे, वो उभयतंतुक नहीं था, वो बाइडेंटेड है लेकिन उभयतंतुक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक जटिल और एक द्विलवण का सेट बनाता है। जटिल मतलब संकुल, जटिल यौगिक क्या होता है, उपसंयोजन संकुल, उपसंयोजन संकुल।
तो K2PtCl2NH3 बेटा ये वाला है ना, ये लिखने में को तो ऐसे लिखा गया है, लेकिन वास्तव में ये कैसा होता है, इस तरह का होता है। प्लेटिनम के साथ में 2 अमोनिया और 2 Cl लगे होते हैं, और इसके आगे जो है K2 लगा होता है। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये तो फिटकरी हो गई अपनी, फिटकरी जैसा ही कुछ हो गया, KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2O। तो ये द्विक लवण है, तो एक तो संकुल है और एक ही द्विक लवण है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वाले में क्या बेटा, बाकी ये भी आपका ये कौन है, ये भी आपका संकुल है और ये भी आपका संकुल है। यहां पे ये भी संकुल, ये भी संकुल, ये भी संकुल, ये भी संकुल, केवल पहला ही ऐसा है जिसमें एक संकुल है और एक द्विक लवण है। निम्नलिखित संकुलों में होमोलैप्टिक संकुल कौन सा है? होमोलैप्टिक तभी होगा जब सारे के सारे लिगेंड समान हो। तो यहाँ लिगेंड कौन से, एमीन और नाइट्रो एक्वा, सॉरी, यहाँ पे कौन कौन है, एमीन भी है और एक्वा भी, यानी 2 प्रकार के लिगेंड हो गए। 2 प्रकार के लिगेंड हो गए तो होमोलैप्टिक नहीं होगा, वो तो हेटेरोलैप्टिक होगा। एक ही प्रकार का लिगेंड होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। यहाँ कौन कौन है बेटा, ऑक्सिलेटो, अच्छा एक ही प्रकार का, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका। यहाँ कौन कौन है, एमीन और क्लोराइड 2 प्रकार के हो गए। यहाँ कौन हो गए, एमीन और कार्बोनेट 2 प्रकार के हो, केवल यही वाला ऐसा है जिसमें ऑक्सिलेटो है, तो यही आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये सवाल कब पूछा गया था, नीट 2023 में। इससे पहला सवाल कब आया था, मणिपुर का नीट वापस हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था। ये अभी जो 2024 में जो वापस नीट हुआ था 23 तारीख को, उसमें पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, इसका आपको नाम बताना संकुल का, 2022 का सवाल है। AgH2 होल ट्वाइस AgCN2। देखो यहाँ पे सिल्वर है और 2 पानी के मॉलिक्यूल है, यहाँ सिल्वर 2 साइनाइड है, तो ये जो दोनों संकुल एक साथ चिपके हुए होते हैं, तो पहले वाला संकुल इस पर होगा पॉजिटिव और दूसरे वाला होगा नेगेटिव। तो पहले वाले में तो खाली सिल्वर ही नाम आएगा, लेकिन दूसरे वाले में इसके नाम के पीछे 8 लग जाएगा, ये अर्जेंटेट हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऋणात्मक संकुल होता है तो धातु परमाणु के पीछे 8 वर्ड लग जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, आप देखो, डाई एक्वा सिल्वर 1 और डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। ये बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये बाकी सब में इन्होंने सिल्वर का जो ऑक्सीजन अवस्था ली है ना, ये कितनी ले ली है, 2 ले ली है। 2 तो वैसे भी नहीं होती, सिल्वर तो +1 में रहता है। ठीक है, ये हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ये वही सवाल है बेटा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, Mn2CO10 और CO2 8 दोनों में धातु धातु बंद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतस CO होते हैं, अंतस भी होते हैं, सही बात है, लेकिन दोनों में अंतस नहीं होते हैं। नहीं, अंतस तो दोनों में होते हैं, सही बात है, लेकिन सेतु वाला दोनों में नहीं होता। सेतु खाली किस में होता है, इसी में होता है। भाई अंतस्त का मतलब क्या होता है, जो सिंगल सिंगल लगे वो अंतस्त वाले, कोई ब्रिज लगा उसको बोलते हैं सेतु वाला। तो अंतस्त तो इसमें भी है और इसमें भी है। कैसे अंतस्त, देखो इधर, Mn Mn, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO, कितने हैं, 10 है ना, तो 5 इधर और 5 इधर, तो ये सारे बंद बेटा अंतस्त बंद कहलाते हैं। तो अंतस्त बंद तो इसमें भी है और अंतस्त बंद तो इसमें भी होंगे। ये देखो, ये अंतस्त वाला बंद है, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, लेकिन इसमें 2 जो है सेतु वाले बॉन्ड भी होते हैं। तो सेतु बंधन सीओ, सेतु बंधन बेटा केवल इसी में है, उसमें सेतु बंधन नहीं है, तो ये बात दोनों के लिए लागू नहीं होती है, ये बात केवल एक के लिए लागू होती है। इसमें वो बातें सेलेक्ट करनी जो दोनों के लिए लागू हो जाती है। धातु शून्य ऑक्सीजन अवस्था में होता है, सारे के सारे धातु कार्बोनिल के अंदर धातु शून्य में ही होता है, कोई नई बात नहीं है, तो ये तो सही हो गया। ABD करेक्ट है, ABD करेक्ट है। एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट आयन है, हेक्साडेंट, अरे भाई EDT है, EDTA 4 माइनस, कौन सा वाला, वही वाला CH2CH2N CH2CO माइनस CH2COO माइनस NCH2COO माइनस और NCH2CO माइनस, ये EDT वाला है आपका। ठीक है, ये कैसा है, 1 1 2 3 4 5 6 एटम इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट शतंटुक। ठीक है, ये भी आपका 2024 में आया था री नीट के अंदर। और फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों में लिगेंडों की बढ़ती प्रबलता क्रम है बेटा, 2020 का सवाल है ये, कोरोना के टाइम का। तो ये तो आपको जो श्रेणी बताई थी मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। वो एनसीईआरटी वाली याद रखना, उसमें एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी वाली याद रखो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार CN माइनस पहले आता है, फिर आता है ऑक्सिलेटो,
है ना, ऑक्जेलेट आता है, उसके बाद में आता है अपने पास में, ये तो ठीक है, फ्लोराइड पहले आता है, ये SCN बाद में आता है बेटा उस श्रेणी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या करा, इसने F को बाद में करा, इसको पहले कर लिया, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वो आपको याद रखनी पड़ेगी पूरी सीरीज। कुछ लोग ट्रिक बताते हैं इसकी याद करने की, बट वो ट्रिक बड़ी जटिल होती है, तो वो ट्रिक से सब कुछ भूल जाते हैं, जो आ रहा वही भूल जाते हैं, तो मत करो इसको, सीधा याद करो। कौन सा संकुल सबसे अधिक स्थायी है? जिसमें किलेटीकरण होता है, जिसमें किलेट द्विदंतुक लिगेंड होता है, वही आपका सबसे स्थायी होता है। मुझे यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है द्विदंतुक लिगेंड। EN कौन सा होता है बेटा? EN यही तो होता है, CH2NH2, CH2NH2 द्विदंतुक लिगेंड है। तो जिसमें भी द्विदंतुक लिगेंड पाया जाता है जिस भी संकुल में, वही आपका द्विदंतुक या त्रिदंतुक जो भी है, जो किलेट बना सकते हैं, जो रिंग बना सकते हैं, वैसे लिगेंड होंगे तो स्थायी होगा। और जितने ऐसे लिगेंड होंगे उतना स्थायी तो अधिक होगा, ये और बात है। और जितना स्थायित्व अधिक होगा उतना विपाटन अधिक होगा, उतना ऊर्जा का अवशोषण अधिक होगा। ये सवाल क्या करा है कि ये 3 संकुल दिए, रंग के लिए उत्तरदायी अवशोषित ऊर्जा का क्रम क्या है बेटा? अवशोषित ऊर्जा का जो क्रम होता है, ये जो अवशोषित ऊर्जा का जो क्रम होता है, ये विपटन के समानुपाती होती है। और विपटन कैसे होता है? जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जितना प्रबल लिगेंड होता है, उतना ही विपटन ज्यादा होता है, उतना ही अवशोषण ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। देखो यहां पे पानी है दुर्बल, ये प्रबल है, यहाँ पानी दुर्बल, ये प्रबल है, यहाँ ये सारे प्रबल वाले हैं। तो देखो बेटा प्रबल यहाँ कितना है, यहाँ 2 प्रबल है, यहां पर 1 ही प्रबल है लिगेंड, और यहाँ पे तीनों प्रबल लिगेंड है। जितने ज्यादा प्रबल लिगेंड होंगे उतना अवशोषित ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा? CAB डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल कब का है? 2022 का है। एथिलीन डाइअमीन टेट्रासिटेट अभी बताया था यार, ये तो खुद ही कर लेना तुम। ये ADTA4- के अंदर कौन कौन दाता परमाणु होते हैं? 2 तो N परमाणु होते हैं दाता परमाणु, और 4 होते हैं ऑक्सीजन। 2 N और 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 2 N के साथ में षटतंतु होता है। ठीक, बस धन्यवाद सभी का, थैंक यू। टॉपिक पूरा हो गया। एक टॉपिक हमारे पास बचा है इस सीरीज के अंदर IUC का, और वो है सॉल्ट एनालिसिस। उसको हम आगे जो है जब भी हमारा लेक्चर शेड्यूल होगा उसका हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।